मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सामीन और नाज़रीन कराम, मैं इरफ़ान आरिफ सदर तहरीक बक़ाए उर्दू आप सबका खैर मक़दम करता हूँ, आप सबको इस्तक़बाल कहता हूँ अपने इस इल्मी अदबी प्रोग्राम में। हस्बे वादा आज फिर 5 बजे आपके रूबरू हैं, लेकर हम एक नई शख्सियत को। जैसा कि आप जानते ही होंगे नाज़रीन कि हमारा ये इल्मी अदबी प्रोग्राम मुख्तलिफ़ शख्सियात को लेकर आपके रूबरू आता रहा है। आइंदा भी इंशाअल्लाह ज़रूर हम आपके रूबरू बेहतरीन शख्सियात को लाते रहेंगे। और ये शख्सियात जो हैं इल्मी अदबी होती हैं, ये आप सब जानते ही हैं, चाहे वो शायर हो, अदीब हो, मुहक्किक हो, अफ़साना निगार हो, नावल नवीस हो, नक्काद हो और माहिर तालीम। आप जानते हैं कि बहुत सारे हमारे मेहमान माहिर तालीम भी थे, उनका सिलसिला जो है तालीम से था। इसी तरह अदब इत्तफ़ाल के भी कुछ हमारे मेहमान यहाँ आए हैं। तो ये सिलसिला चल पड़ा है और ज़ाहिर-सी बात है कि ना सिर्फ़ हमारे हिंदुस्तान से बल्कि दीगर ममालिक जितने भी दुनिया भर में इस वक़्त उर्दू के हवाले से आबाद होते जा रहे हैं, ये तमाम हमारे मेहमान भी बनते जा रहे हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी आज का प्रोग्राम है। हमारी आज की मेहमान आपने हमारी इस बर की दुनिया में उनका पोस्टर ज़रूर देखा होगा, तशहीर और ऐलान शुदा हैं। जी हाँ, मोहतरमा महर अफ़रोज़ साहिबा। कर्नाटक से इनका ताल्लुक़ है और इनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि हमारी मेज़बान प्रतिमा सिन्हा साहिबा उनसे आज रूबरू होंगी। लेकिन इतना मैं ज़रूर बताता चलूँ कि ये एक बेहतरीन माहिर तालीम हैं, अफ़साना निगार हैं, शायरा भी हैं, मुबसिर भी हैं, नक्काद भी हैं, मज़मून निगार भी हैं। जब भी आप देखिएगा इनके बहुत सारे पहलू आपको नज़र आएँगे, बात हो रही है इनकी, अभी आपके रूबरू आएँगी। इनका मौज़ू भी बहुत दिलचस्प है क्योंकि काफ़ी अरसे से ये ना सिर्फ़ हिंदुस्तान बल्कि जितनी भी उर्दू शायरात हैं, उन पे ये काम कर रही हैं। तो मौज़ू भी इनका इसी नौइयत का है, उर्दू शायरात कल, आज और कल। तो मैं आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ। आप हमारे साथ बने रहिएगा और ये प्रोग्राम आजकल हमारा फ़ेसबुक के साथ-साथ यूट्यूब पर भी आप देख पाते हैं, दस्तयाब है। तो मैं अपनी मेज़बान प्रतिमा सिन्हा साहिबा से गुज़ारिश करता हूँ कि वो आएँ, हमारी आज की मेहमान मोहतरमा महर अफ़रोज़ साहिबा को इस्तकबाल कहें और उनसे आज की गुफ्तगू हस्बे वादा आपके रूबरू आएँ और बेहतरीन सा एक मुकालमा होगा। जी, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान आरिफ साहब, सदर तहरीक बक़ाए उर्दू। और नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ रोज़ की तरह आज यहाँ एक बार फिर मौजूद हैं हमारी मेहमान से मिलने के लिए। जैसा कि इरफान साहब ने हमें इत्तला दी, आपको बताया कि हमारी आज की मेहमान हैं मोहतरमा महर अफ़रोज़ साहिबा, धारवाड़ कर्नाटक से। धारवाड़ अपने आप में एक तारीखी जगह है जहाँ के बारे में हमने हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। लेकिन ऐसी जगह से आकर उर्दू पर बात करना, उर्दू की बका के लिए बात करना, उर्दू अदब की बात करना, उर्दू शायरी की बात करना, ये हमारा एक तरह से वही मकसद अमल में आ रहा है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे और जहाँ तक पहुँचाया जा सके और जहाँ-जहाँ से इस पैगाम को लिया भी जा सके। तो मोहतरमा महर अफ़रोज़ साहिबा, आपका बहुत-बहुत यहाँ पे हम वेलकम करेंगे, खुशामदीद आप है और पूरे एहतराम के साथ हम आपका यहाँ पर आज शाम इस महफ़िल में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हमारा जो सवाल है हम आपसे यही करना चाहेंगे कि आप अपनी इब्तिदाई इल्मी अदबी जो ज़िंदगी रही है आपकी, जो तरबियत रही है उसके बारे में बताएँ और अपना एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन हमें दें। जी, मेरी पैदाइश कारवार ज़िला कर्नाटक का एक कारवार ज़िला है, उसका एक सनती शहर है दांडेली। वहाँ की पैदाइश है, बुनियादी तालीम भी मेरी वहीं की हुई।
यहाँ तक कि मैंने अंग्रेजी मेजर इंग्लिश में ग्रेजुएशन भी वहीं से किया है, बंगुर नगर डिग्री कॉलेज दांडेली से। और फिर मैंने एमए जो है अंग्रेजी अदब में कर्नाटक यूनिवर्सिटी से किया है। ये मेरी रेगुलर तालीम थी। फिर मैंने सेंट जॉन्स कॉलेज बड़ारी से बीएड किया। उसके बाद मुलाजिमत में हाई स्कूल टीचर के तौर पर दाखिल हो गई। फिर मैंने डिपार्टमेंटल एग्जाम्स दिए, इम्तिहानात पास किए, या नेट भी पास किया मैंने। फिर उसके बाद मैं बहैसियत टीचर एजुकेटर डीएड कॉलेज में अंग्रेजी लेक्चरार के तौर पर मुतय्यन हो गई और वहीं हूँ। और वहीं पर मेरा सीनियर लेक्चरर के तौर पर भी तरक्की मेरी वहीं हो गई है और वहीं मैं पढ़ाती हूँ। अब सिर्फ पढ़ाना मेरा काम नहीं है, बल्कि कर्नाटक रियासत की मैं निसाबी कुतुब की तालीमी कमेटी जो होती है उसकी अहम रुकन हूँ। निसाब कर्नाटक वाह, का क्या बात अंग्रेजी, है। जी, अंग्रेजी किताबों का जमात अव्वल से लेकर पीयूसी तक जो भी किताबें बनती हैं उसकी जांच पड़ताल, करिकुलम की तैयारी, निसाब की तैयारी, टेक्स्ट बुक की तैयारी, ये सारी चीज़ें मेरी नज़रों से गुजरती हैं। चूँकि उर्दू मादरी ज़बान है, घर की तहज़ीब इस्लामी थी और घर में उर्दू बोली जाती थी। मेरे वालिद खुद बहुत अच्छे शायर थे, उस्ताद थे वो भी, उन्होंने ही मुझे पढ़ाया इब्तिदा में। तो उनके ज़ेर असर मैंने उर्दू में पहला लिखना शुरू किया। मैं जब 13 साल की थी तो मेरा एक मज़मून, साइंसी मज़मून कौसे ख़िज़ा पर, कौसे ख़िज़ा किस तरह बनती है, खिलौना में आया था। नूर में भी जी। शायद। हम्म। फिर मेरी पहली कहानी जो सालार का जो वीकली संडे अदबी एडिशन आता है, जहेज के उन्वान हम्म। पर, जहेज उसका मौजू था। मैंने लड़कियों को कहा था कि वो लाशें हैं जो माँ बाप के सीने पर जहेज की वजह से बोझ बन जाती हैं, और उस अफसाने का उन्वान भी लाशें ही थी। ये मेरा पहला अफसाना था। इस तरह मेरा अदबी सफर शुरू हुआ। मैंने 17 साल की उम्र में ही एक आजाद नज्म लिखी थी, सदफ, हम्म। यानी वो सीप जो होती है उसकी उसकी क्या कीमत होती है। तो शायरी का हम्म। सफर भी वहीं से शुरू हुआ। फिर क्या बात। ये सफर चलता रहा। मैं बहुत लोगों के साथ लिखती रही, 20वीं सदी, शमा, निगार वगैरह में बहुत लिखा करती थी। एक जमाने में वाजिदा तबस्सुम के साथ वाजिदा तबस्सुम पूरी अपनी उरूज पर थी। मैं तो बहुत छोटी थी तब। उनके साथ में बाकायदा शाया हुआ करती थी। और मुझे हम्म। एक अफसाने का मुआवजा शमा ने 2000 रुपये तक दिया है उस जमाने में। मैं उसको याद करूंगी। वाह। आज के लोगों को मुआवजा नहीं मिलता। हाँ, मतलब इतना डिमांड था मेरी कहानियों का। फिर अरे वाह, क्या हस्बे बात। मामूल मेरी शादी हो शादी हो गई। 2 बच्चों की पैदाइश तक भी मैंने लिखा। फिर उसके बाद मेरी जब जिम्मेदारी बढ़ गई, यानी मतलब मैं हायर एजुकेशन की तरफ चली गई, डाइट कॉलेज में, तो वहां पर बहुत मसरूफ रहना पड़ा। और सरकारी तौर पर मैंने अब तक जो निसाबी और अ, गैर निसाबी किताबें जो सपोर्ट के लिए होती हैं, वो उनकी तादाद तकरीबन 100 से ज्यादा है। और मखसूस बच्चों की तालीम के लिए, अदब अतफाल के लिए मैंने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं। और सारी जी। कर्नाटक रियासत के अंग्रेजी असातिज़ा को तालीम किस तरह दी जाए, तरबियत किस तरह की जाए, अंग्रेजी जबान किस तरह पढ़ाई जाए, इसकी मैं ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से मेंबर के तौर पर कोऑर्डिनेटर रह चुकी हूँ। वाह। और मैंने सारे वाह। कर्नाटक के 2,45,000 असातिज़ा को मेरे अंडर रिहायशी तरबियत दी। ये दो मेरा लाख बहुत बड़ा पैंतालीस हजार कारनामा है। हाँ, अंग्रेजी जो पढ़ाते हैं पूरी रियासत में, उनको ट्रेन वाह, करने वाली मैं हूँ। मेरे मुंह मतलब से 5 अचानक साल निकला लगे बाप रे। जी। इनकी तरबियत के लिए, 5 साल लगे। तो जी। बच्चों के अदब अतफाल के लिए मैं छोटे छोटे वर्कशॉप्स करती हूँ, कि किस तरह कहानी लिखी जाए। पहले बच्चों समझाया जाता है, फिर 80 से लेकर 8 साल की उम्र के बच्चों तक को दावत आम दी जाती है कि आप आए इस वर्कशॉप में और अपनी कहानियां वाह। लिखें। उनको कहानियां लिखने का तरीक़ाकार और टेक्निक्स वगैरह सारी समझा दी जाती है। पहले एक दिन उनका तरबियत होता है, फिर 2 दिन हमसे उनसे कहानियां लिखवाते हैं।
फिर एक पैनल बैठता है अदब अतफाल को जांचने वालों का, फिर उसके बाद उसकी दर्जाबंदी होती है और फिर उम्र के लिहाज से हम कहानियों को चुन लेते हैं और शाया करवाते हैं। इस तरह मैं दिखाना क्या चाहूँ तो बात दिखा है। सकती हूँ। तो इस तरह मैंने 100 के पम्फलेट्स जो बनते हैं, मतलब कार्ड्स जो बनते हैं, इस तरह के 500 कार्ड्स तैयार करवाए हैं अंग्रेजी जबान में बच्चों की कहानियों के। चार्ट्स तैयार करवाए हैं ताकि उन पर तस्वीर के साथ में कहानियां बताई जा सकें, क्या बात और है। कैलेंडर्स वाह। बनवाए हैं हमने ताकि छोटे छोटे बच्चे अपने घरों में भी जाकर लगवा सकें, ताकि वो देखते रहें, पढ़ते रहें और बच्चों में मुतालिए का शौक पैदा हो। अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने पहली से अंग्रेजी मीडियम का एक सिस्टम शुरू किया है। उर्दू स्कूल हो या कन्नड़ी स्कूल हो, वहाँ पर आप एक मीडियम सेक्शन ऐसा भी रखेंगे जहाँ पर अंग्रेजी जरिए तालीम होगी। तो उसका तमाम हम्म। तर करिकुलम, निसाब और किताबें और टीचर एजुकेटर का जो भी मवाद है या कंटेंट है वो मेरा बनाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह क्या बात है। मेरी रियासती सतह पर मैं एक बहुत अहमियत की हामिल शख्सियत हूँ। चूंकि मेरी ज़बान उर्दू है, 15-16 साल तक मैं इससे कटी रही इन तमाम कामों की वजह से, और ज़्यादा मैं लिख नहीं पाई। 2011 में मेरे फुफीज़ाद भाई हैं एजाज शाहीन साहब, वो इधर जी। आए मेरे पास और उन्होंने कहा क्या कर रही हो, अपने ऊपर जुल्म कर रही हो, शेर कहना छोड़ दिया है तुमने, अंग्रेजी के पीछे लगी हो। तो लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी मैं अंग्रेजी में लाती हूँ उसे उर्दू में तर्जुमा करके उर्दू क्या बात है। नाजरीन और सामईन तक पहुंचा सकूं। जो भी वाह। किताब आती है मैं फौरन उसका उर्दू तर्जुमा कर देती हूँ। ये मोहब्बत है उर्दू की, इसका सिला कुछ में नहीं मिलता मुझे। मुझे चाहिए भी नहीं, उर्दू वाले इसे पढ़ लें यही काफ़ी है। फिर उन्होंने कहा कि लो अपना कलम उठाओ उर्दू में। मैंने 2011 से फिर से मैंने शायरी शुरू की, फिर से मैंने वाह। अफ़साने लिखने शुरू किए। लोगों की किताबें मेरे पास रोज़ाना इतनी आती हैं, 100 की तादाद में किताबें आती हैं कि तबसरा करूँ या इक़्तिबास लिखूँ या फिर उनके लिए पेश लफ्ज़ लिखूँ। तो वो भी क्या करते बात। रहती हूँ तब। हाँ, तो इस तरह मैं वापस से उर्दू अदब से जुड़ गई और इसका पूरा सेहरा जो है सैयद एजाज शाहीन को जाता है, जो मेरे भाई हैं। तो इस तरह मैं वापस उर्दू दुनिया में आ गई। तब तक उर्दू दुनिया मुझे भुला चुकी थी। वही शमा जो मुझे 2000 रुपए मुआविजा देती थी, मेरा अगला अफसाना छापने के लिए आगे पीछे कर रही थी, क्योंकि उसमें वो शायद वो रब्त या पुख्तगी उनको नजर नहीं आई। तो इस तरह भी हुआ, लेकिन अब 20वीं शमा तो खैर से अभी नहीं है, लेकिन 20वीं सदी आता है, शमा अफरोज जैदी साहिबा की अक्सर बात होती रहती है, उनको मैं याद हूँ कि उनके रिसाले में बहुत छपा करती थी। तो वो मांगती हैं कि बहन भेज दो अपना कोई अफसाना। हाँ, अभी तक तो भेजा नहीं, इंशाल्लाह भेजूंगी। अनकरीब में टूटती सरहदें नाम से अफसानवी मजमुआ बाहर आ रहा है, और जो ये 9 साल की मेहनत है, और अक्स दर अक्स जो है शेरी मजमुआ मेरा बाहर आ रहा है। इसके अलावा मेरी जो बाकी की सारी किताबें हैं वो पूरी बच्चों के लिए हैं, अंग्रेजी तालीम के लिए हैं, उर्दू तालीम के लिए हैं, किस तरह पढ़ाया जाए उसके लिए लिखी गई हैं। तो ये मेरा सारी मेहनत या जिंदगी की सारी मेरी ताकत जो है इस पर ज्यादा सर्फ हुई है, अदब पर कम हुई है। इन 9 सालों में मैंने जितना अदब लिखा है वापस से मेरी पहचान बन गई है और लोग मुझे जानने लगे हैं। बस इतना ही कहूंगी मैं अपने बारे क्या बात है, क्या बात है। जिंदाबाद में। मेहर अफरोज साहिबा। आपका ये सफर सुन के बहुत सारी फीलिंग्स एक साथ मेरे अंदर आ रही हैं। जी, एक इंस्पिरेशन मिल रही है कि कोई भी चीज फिर से शुरू की जा सकती है। समझा एक सकती है। इंस्पिरेशन मिल रही है, एक इंस्पिरेशन मिल रही है कि आप अपने अदब से, अपनी जुबान से उसकी वक़ा के लिए जुड़ना अगर दिल से चाहे तो तमाम मसरूफियात के बावजूद आप वो काम कर सकते हैं। और जी, इतनी नेक नियति के साथ, इतनी ईमानदारी के साथ आपने जो बताया है, जो आपने किया है, वो न सिर्फ काबिल तारीफ है बल्कि काबिल अमल भी है कि हम उसे सुने और उस पे कहीं न कहीं हम उस पर चलें, उस रास्ते पर चलें। एक सवाल मैं आपसे करूँगी, आपने एक बात कही, पता नहीं आपको कहते हुए चुभी होगी, हमें सुनते हुए ज़्यादा चुभी,
کہ आपने ये माना, आपको ये लगा कि जब तक आप लौट के आई तब तक उर्दू अदब की दुनिया आपको भूल चुकी थी। ये बहुत ही खराब हाँ सा एक बिल्कुल, तजर्बा बहुत होता बुरा है लगा। कि जी बहुत बुरा होता है, लेकिन मैं आपको बहुत यकीन बुरा। दिलाती हूँ कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। आपकी लिखी हुई तहरीरें, आपकी गज़लें, आपकी शायरी, आपके अफ़साने, आपको किसी भी तख्लीक़कार को भुलाया नहीं जा सकता है। एक गाने की लाइन है, तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे, और कहीं न कहीं और अच्छी बात ये है कि आप तो लौट के आ गई उस दुनिया में, दुनिया और आपको दोबारा से पढ़ने का मौका हमें मिला। एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, आप इंग्लिश की टीचर हैं, इंग्लिश में आपने अधिकतर काम जो थे वो इंग्लिश में किए, ज़्यादा से ज़्यादा काम किए और एजुकेशन से जुड़े हुए ही काम किए। फिर आप 2011 में आप लौट के उर्दू अदब की तरफ आई। आपने खुद कहा कि आप भूल सी गई थी, आप उस दुनिया से दूर सी हो गई थी। फिर आप लौट के आई। कितना मुश्किल, कितना आसान रहा आपके लिए फिर से वहां लौट पाना? कहते हैं फिर से कलम उठाने में लगता है अल्फाज कहीं गुम गए हैं, ख्यालात कहीं उड़ गए हैं, फिर से कैसे लिखा जाए, फिर से कैसे शुरू किया जाए, कौन सा सिरा पकड़ा जाए? तो क्या ऐसा आपके सामने एक अदीबा, एक शायरा के तौर पे आपको ये तजर्बा में आया आपके सामने? ये मेरे साथ ये हुआ कि मैंने अदबी दुनिया छोड़ दी उर्दू, लेकिन मैंने अदब को पढ़ना या किताबों को पढ़ना, उर्दू को समझना, इसको मैंने नहीं छोड़ा था। मैं उर्दू एमए हूँ, हिंदी एमए हूँ, अरबी एमए हूँ। ये मैंने फासिलाती तालीम से हासिल की हुई डिग्रियां हैं। और आप मेरा हिंदी इरादा में है, भी एमए हैं? हाँ जी, हिंदी, क्या अरबी बात है! और क्या हाँ, अंग्रेजी और उर्दू की मैं एमए हूँ, एमएड हूँ। एमएड मैंने इंसानी नफ्सियात पर कर रखी है और मैं आजकल पीएचडी कर रही हूँ और मेरी पीएचडी का उन्वान है तसव्वुफ। मैं तसव्वुफ पर पीएचडी कर रही हूँ। तो आप सोच सकती हैं कि मैंने मुतालिया नहीं छोड़ा था, मैं अदब से दूर मैं नहीं हुई थी, मगर लिखना बंद कर दिया था। अदब लिखने के लिए वक्त नहीं होता था कि कहानियां लिख सकूं। तो मैं मुसलसल पढ़ती रही हूँ, ज़बान पर मेरी गिरफ्त है। और जो भी अंग्रेजी की किताबें आती थी, मैं उर्दू असातिज़ा की आसानी के लिए उसे फ़ौरन से उर्दू में तर्जुमा कर दिया करती थी। ख़ासकर अदब अतफ़ाल के लिए मैंने उन्हीं दिनों में 100 कहानियों का 500 कहानियाँ जो अंग्रेजी में हमने वर्कशॉप्स में बनवाई थी, उनकी उनमें से 100 कहानियों का तर्जुमा मैंने उर्दू में कर दिया था। कार्ड्स भी बनवा दिए थे उसके, ताकि हमारे बच्चों को भी उसका कुछ ना कुछ हिस्सा पहुंचे। फिर मैंने अपने तौर पर 104 नज़्में उर्दू में तख्लीक की ताकि बच्चों को ये हिस्सा जा सके। और आप माने या ना माने, किताब जिस दिन शाया हुई तो उस दिन उसकी 2000 कॉपियां शाम तक बिक गई। मेरे पास मेरे लिए अपनी कोई कॉपी नहीं थी। तो इस तरह वो हाथों हाथ चली गई। अभी भी मेरे पास उन 104 नज़्मों की कोई कॉपी मौजूद नहीं है। तो वो ही आखिरी किताब थी जो उर्दू में शाया हुई थी। फिर उसके बाद मखसूस बच्चों की तालीम के लिए, जो स्पेशल चिल्ड्रन जिनको हम कहते हैं, उनके लिए मैंने बहुत काम किया है। उनके लिए फिल्में मैंने बनाई हैं। उनकी कामयाबी की फिल्में मैंने बनाई हैं। उनको किस तरह पढ़ाया जाए उस पर मैंने फोटोग्राफी और फिल्म साजी आपने की। फिल्में भी बनाई हैं? हाँ, क्या हाँ बात जी, है! मैंने बहुत फ़िल्में जी, बनाई हैं, फ़िल्में लिखी हैं, डायरेक्ट भी की हैं और सारी की सारी एजुकेशन पर ही मुनहसर है। मैंने अपना फ़ील्ड नहीं क्या छोड़ा है। बात है! तो वहाँ पर हुँ, मैंने फ़िल्में बनाई हुई हैं। सचार डॉक्टर सचार रिपोर्ट, जस्टिस सचार रिपोर्ट आपने सुनी होगी। उसकी कर्नाटक सच्चर की जो रिपोर्ट। अक़लियतों की सच्चर सच्चर कमेटी। रिपोर्ट है, वो हुँ, मेरी लिखी हुई, हुँ, सच्चर कमेटी रिपोर्ट मेरी लिखी हुई है। और हुँ। साढ़े अरे 14 वाह! घंटे की फ़िल्मिंग मैंने की है सचर रिपोर्ट पर। और उसको मैंने 2.5 घंटे में एडिट करके 2012 में, 2012 या मनमोहन सिंह कब थे, 2010-11 शायद हुँ, उस वक़्त मैंने उनके सामने 12 मिनट तक उस डॉक्यूमेंट्री को पेश किया था। ये एज़ाज़ मुझे मिला है हुँ। मनमोहन सिंह साहब के सामने क्या उस बात डॉक्यूमेंट्री को पेश करने का। क्या बात तो है! उर्दू से मैं दूर नहीं हूँ, मुझे उर्दू में कोई मुश्किल नहीं आई। मैं वही कह दूँ कि एजाज़ भाई ने कहा कि आप लिखो, तो उनकी फरमाइश पर हुँ, मैंने एक अफ़साना लिखा, पहला अफ़साना टूट के सरहदें। और मेरी नवासी उस वक़्त 2 साल की थी, 2011 में 1 साल की थी मेरी बेटी।
जी। डॉक्टर है, उसको मेरे पास छोड़कर वो क्लिनिक चली जाया करती थी। तो बच्ची तकरीबन 3 घंटे के लिए सो गई थी। मैंने 3 घंटे में पहला अफ़साना लिखा, स्फूर्ति सरहदे। और फ़ौरन से मैं अरे लिखती नहीं वाह! हूँ हाथ से, टाइप करती हूँ बस, मैं हाथ से। तो मैंने सीधे मेल किया, उसको मैंने जी। एडिट भी नहीं किया और सीधे भाई को मेल कर दिया। उन्होंने पढ़ा और कहा कितने घंटे में लिखा, कितने दिनों में लिखा या कितनी बार एडिट किया। मैंने कहा बिल्कुल एडिट नहीं किया, फर्स्ट ड्राफ्ट है और सीधे आप ही को भेजा है ताकि आप इसे पढ़ सकें। तो उन्होंने कहा आप जानती हैं बेदी साहब 30 ड्राफ्ट लिखते थे तब कहीं जाकर ये अफ़साना पूरा करते थे। आपने एक क्या बात! ही सिटिंग में एक ही बैठक में इतना अच्छा अफ़साना लिखा है, जिसमें कोई ख़ामियाँ या गलतियाँ मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ। बस टाइपोज़ ओह! हैं, उनको मैं दुरुस्त कर लूँगा। तो इस तरह हाँ, मेरा वो हाँ। टूटती सरहदें वाला अफ़साना पहला निकला और उसी को मैंने अपनी वो अफ़सानवी मजमूए का नाम दे रखा है। मैं उर्दू से क्या दूर बात! नहीं हूँ, उर्दू मेरे खून में बसी हुई है, मेरे ज़हन का हिस्सा है। मेरे एहसास का हिस्सा है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आई। क्या बात है। जी। और मैं एक बात ज़रूर अपने नाज़रीन से कहना चाहूँगी कि जब मुझ जैसे उर्दू को सीखने वाले लोग इस तरह के इंटरव्यूज़ में बैठते हैं, तो दरअसल ये हमारे सीखने का एक सिलसिला होता है। और जब हम किसी शख्सियत से बात करते हैं, तो वो परत दर परत, जब जैसे वर्क दर वर्क हम किताब को पलटते हैं और परत दर परत हम किसी शख्सियत को पलटते हैं, तो उसके बारे में और जानते जाते हैं, उसके और करीब होते जाते हैं, उसके लिए हमारे मन में इज़्ज़त, प्यार और बढ़ता जाता है। तो मेरे साथ बिल्कुल वैसा हो रहा है। मैं ज्यों-ज्यों मेहर अफ़रोज़ मैम के बारे में उनसे सुनती जा रही हूँ, तो मुझे हैरानी, खुशी और बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इतनी आला शख्सियत से इस समय रूबरू हूँ, मुख़ातिब हूँ। और अल्लाह शख्सियत एक नहीं हूँ। एक एक जी, एक ख़ास मेहनती मैं हूँ, बस मेहनती हूँ। मेहन मेहनत बहुत मेह करती हूँ। मेहनती जी, मेहनती जी, होना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन बड़ी जितना कुछ आपने काम किया है, उस काम को भी कर पाना एक साथ इतनी तरतीब के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ आसान काम नहीं है मैम, क्योंकि मैं खुद उस जगह से ही हूँ कहीं न कहीं, और कभी-कभी अपने को बहुत कश्मकश में पाती हूँ कि ये करूँ कि वो करूँ, और फिर दोनों छूट जाता है। वो कहते हैं ना, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, और फिर अंत में दोनों को ही अधूरा छोड़ दिया। लेकिन जो बहुत तरतीब से चलते हैं आप जैसे लोग, वो सारा काम इतनी खूबसूरती से कर पाते हैं। एक चीज़, हम आज के मौजू पर बात करें इससे पहले मैं एक सवाल आपसे करूँगी, चूँकि जी। आप धारवाड़ कर्नाटक से हैं। कर्नाटक हमारा हुँ, साउथ इंडिया है, साउथ और जहाँ पे साउथ हम ये मानते हैं कि हिंदी उर्दू नहीं है। बोलने वाले भी नहीं है, उर्दू बोलने वाले भी नहीं है, वहाँ पे हिंदी उर्दू समझने वाले भी नहीं है। तो क्या आप हमको थोड़ा-सा बता पाएँगे कर्नाटक में खास तौर पे बिलख़ुसूस धारवाड़ में उर्दू की क्या सूरत-ए-हाल है, और आप किस तरह से देखती हैं कि वो ज़बान वहाँ पे चल रही है अभी? कर्नाटक में उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा रखती है। हालाँकि सरकारी तौर पर हुँ, इसे हुँ। एक्सेप्ट नहीं किया गया है। मगर यहाँ हुँ, पर उर्दू मदारिस या उर्दू स्कूल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। 1 ला हुँ, हुँ। 2,45,000 अगर अंग्रेज़ी के असातिज़ा हैं, तो तकरीबन 1 लाख की तादाद जो है उर्दू असातिज़ा की है। तो उर्दू असातिज़ा के जी। लिए भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। अ, हर गाँव में तकरीबन 1 उर्दू प्राइमरी स्कूल है। हर 5 गाँव में 1 उर्दू हाई स्कूल है और हर 10 गाँव में 1 पीयूसी कॉलेज है जहाँ पर उर्दू है। और कम हुँ, से कम हर तालुका या ब्लॉक जो होता है वहाँ पर एक डिग्री कॉलेज है, जहाँ पर उर्दू पढ़ाई जाती है। हमारी यूनिवर्सिटी में उर्दू और फ़ारसी का शोबा बहुत अच्छा है, बड़ा है, काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर भी बच्चों की तादाद काफ़ी है और बच्चे यहाँ पर बड़ी खुशी से दाखिला लेते हैं और पढ़ते हैं और उर्दू का अच्छा हुँ, खासा माहौल है। हम माहाना मुशायरे कर लेते हैं या कभी 2-3 माह में 1 बार मुशायरा होता है या उर्दू की कोई बैठक हो जाती है और आपस में एक-दूसरे हुँ, का हाल-अहवाल पूछ लेते हैं। 8-10 तो शायर भी हैं यहाँ से उठे हुए। पुराने तो बहुत सारे हैं, नौजवान शोरा की बात कर रही हूँ जो अभी अभी की पलती हुई नस्ल है, उसमें 8-10 शोरा हैं, मैं तो काफ़ी पुरानी हूँ। और मेरे जैसे हुँ, पुराने तो सौओं की तादाद में हैं जो शायरी करते हैं, मगर औरतें शायरी करने वाली कम हैं। कर्नाटक में एक भटकल में हैं, एक मैसूर, बैंगलोर में हैं
और रायपुर में है। तो इस तरह कई जगह पर हर एक शहर में एक न एक शायरा मौजूद है। तो उर्दू पढ़ी लिखी जाती है, बोली जाती है। अलबत्ता उर्दू का लहजा जो घरों में बोला जाता है वो दक्कनी होता है, दक्कनी जबान बोली जाती है। अलबत्ता स्कूल में जो पढ़ाई जाती है वो बिल्कुल यही उर्दू है जो मैं अब बोल रही हूँ। क्या बात है, बहुत ही खूब। और कहीं न कहीं हमारा भरोसा, हमारा यकीन और पुख्ता होता है ये सारी बातें सुनने के बाद, रोज़ शाम जब अपने मेहमान के रूबरू होते हैं, कि उर्दू एक ऐसी खुशबू है जो हर जगह पर पहुँच रही है, हर जगह मौजूद है, और उस जगह की अपनी पहचान हो, अपना एक चेहरा हो, चाहे कुछ भी हो, अपना एक कल्चर हो, लेकिन उर्दू हर जगह खुशबू की तरह मौजूद रहती है। जैसे आप कितने भी भरे हुए कमरे में इत्र छिड़क दे तो वो इत्र की खुशबू हर जगह आपको महसूस होती है। तो उर्दू जबान का कुछ वैसा ही हम कह सकते हैं कि वही उसका काम है कि वो हर जगह इत्र की तरह महकने लगे और पूरे माहौल को महका दे। अब इससे पहले कि हम लोग मौजूद पे बात करें, आज का मौजूद है उर्दू शायरात, कल, आज और कल। मैम खुद आप एक शायरा हैं, तो आपके कुछ कलाम हम सुनना चाहेंगे, उसके बाद आज के मौजू पर हम उसके साथ आएंगे। तो आपके कुछ कलाम हम सुनना मैं वो चाहेंगे। पहली गजल आपको सुना दूंगी, जो जी। पहले अफसाने की तरह वापसी में लिखी थी। और भाई ने कहा था ये तो बिल्कुल एक पुख्ता शायरा का कलाम है, ये ऐसा नहीं है कि ये किसी नए नए लिखा हुआ है। तो वही मैं आपको सुना देती हूँ। जी बिल्कुल। हाँ, ये सुनिए। जी। किसी के वादे को जंजीर दर से बांध लिया। आहा। इसका मतला नहीं मिल रहा है, मुझे पता नहीं कहाँ लिख रखा है। किसी के वादे को हम्म। जंजीर दर से बांध लिया, ऐ इंतजार तुझे और क्या निभाए। किसी के वाह। वादे को जंजीर दर से बांध लिया, ऐ इंतजार तुझे और क्या निभाए हम। जरा सा साथ अगर चश्मे नम का मिल जाए, जरा सा साथ अगर चश्मे नम का अगर मिल जाए, चश्मे नम का मिल जाए। नम का मिल जाए, तो पानियों पे तेरे अक्स को बनाए हम। तो आहा। पानियों पे तेरे अक्स को बनाए अक्स हम। को बनाए हम। अक्स वाह। को बनाए, पानियों, मैंने पानी को की जमा इस्तेमाल की है, पानियों 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 की दोनों जमा, हस्सों को बिल्कुल। मैंने लिखा है। करीब जी। जहाँ का कभी कुर्ब तो मयस्सर हो, करीब हम्म। जहाँ का कभी कुर्ब तो मयस्सर हो, जो दिल पे बीत रही है सभी सुनाए हम। जो दिल आहा। पे बीत रही पे है बीत सभी रही है, सुनाए हम। सभी सुनाए हम। वाह। सुनाए हम। ये शहर संग है, ये शहर संग है और हम आईना बरदोश। ये शहर संग है और हम आईना बरदोश। बताओ शीशा गरो क्यों न टूट जाए हम। आहा। बताओ शीशा गरो वाह वाह। क्यों न टूट जाए क्यों न हम। टूट जाए हम। क्यों वाह। न टूट जाए हम। इस जख्म में तर के तमन्ना किसे दिखाएं। इस जख्म में तर के तमन्ना, हाँ यही मतला है मुझे जो अभी नीचे मिल गया। इस जख्म में तर जी। के तमन्ना किसे दिखाएं हम, नहीं ये ठीक किसी और को रुलाएं हम। इस जख्म में वाह। तर के तमन्ना किसे दिखाएं हम, किसे कि दिखाएं हम। नहीं ये ठीक किसी और को रुलाएं हम। किसी के वादे को जंजीर दर से बांध लिया, ऐ इंतजार तुझे और क्या निभाए हम। अब इसका मसला वाह। देखें। जलेंगे महर अब रोशनी लुटाने हम। हम्म। जलेंगे महर अब रोशनी लुटाने हम, यही बहुत है अगर तैरगी मिटाएं हम। वाह। जलेंगे महर अब रोशनी लुटाने हम, यही बहुत है अगर तैरगी मिटाएं। ये पहली गजल वाह। थी जो मैंने 16 साल के अरसे के बाद लिखी थी। उसके बाद वाह। मैंने बहुत सारी तकरीबन 100 से ज्यादा हो गई हैं, कि बड़े जी। अभी मैं सोच रही हूँ कि अब जल्दी से अपना वो
मजमुआ निकाल लूं, शेरी मजमुआ। तो अभी वो प्रेस जी में है, जी, इंशाल्लाह आ जाएगा। जैसे ही आता है तो फिर इंशाल्लाह। कभी आपको सुनाऊंगी। जी फरमाइए। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी इंतजार में हैं उस के आपके साथ, और बेशक वो बहुत जल्दी आए और उसको हम आपके साथ साझा करें। आज का मौजू है मैम उर्दू शायरात, कल, आज और कल। तो अब हम चाहेंगे थोड़ा सा इस पे आप रोशनी डालें। एक बहुत तफसीली टॉपिक है और इस पे आप अपनी तरफ से रोशनी देखिए, डालें और उर्दू बोलें। शायरी जो है अपने ढंग पर चल निकली है बहुत अरसे से। मर्द जी हजरात ने जो उर्दू को दिया है, उर्दू शायरी को दिया है, औरतें वो दे नहीं पाई हैं, क्योंकि औरतों को इजाजत ही नहीं थी कि शेर सुना जाए या कहा जाए। सुनने की भी शायद कम कम इजाजत मिलती होगी औरतों को। खुद मेरा मामला ये रहा कि मैं जब बहुत छोटी थी, 10-11 साल की, तो मेरे शहर में भी मुशायरे हुआ करते थे, और मेरे अब्बा मुझे अपने साथ ले जाते थे ओढ़नी ओढ़नी दुपट्टा उड़ाकर कि चलो तुम भी सुनाओ। यह मेरे अब्बा की बहुत फराख दिली थी कि वो मुझे मुशायरे में ले जाते थे। शायद उनका इस तरह मुशायरे में मेरा ले जाना ही मेरी तहरीर हो सकता है। तो वो जमाना भी जी था। और मुझे याद है भटकल से एक शायरा आई हुई थी और सारे मर्द हजरात स्टेज पर मौजूद थे। खुद उसके शौहर भी जो थे मुशायरा गाह में मौजूद थे, स्टेज पर थे और पढ़ रहे थे। और वो बेचारी, मुझे याद, मैं बचपन में छोटी बात, जब मैं छोटी थी उसकी बात कर रही हूँ, तो वो साहिबा चाहती थी कि स्टेज पर आकर कलाम पढ़े, मगर वहां बैठे हुए लोगों ने मना कर दिया कि औरत को हम शायरी पढ़ने के लिए, मुशायरा पढ़ने के लिए स्टेज पर आने की इजाजत नहीं देंगे। और उस बेचारी को अपना कलाम अपने शौहर के हवाले करना पड़ा कि वो उनके नाम से कलाम पढ़े। लेकिन उसमें कुछ अशार ऐसे थे जो जिनमें निस्वानी जज्बा उभर कर आ गया था बहुत ज्यादा। तो जैसे ही वो अशार उन साहब ने पढ़े तो सारे लोगों के चेहरे बिगड़ गए थे। मुझे ये अच्छी तरह याद है, मैं बहुत हिस्सास शख्सियत हूँ। ये नाइंसाफी औरतों के साथ मैंने देखी है। पता नहीं अदा जाफरी ने या परवीन शाकिर ने किस तरह शायरी के लिए स्टेज हासिल कर लिया। उस जमाने में भी औरतें शायरी किया करती थी, परवीन शाकिर से पहले, अदा जाफरी से पहले, लेकिन उनको स्टेज नहीं मिला। या कई शायरात ने ऐसा किया कि मर्द का नाम इख्तियार करके एक मर्दानी नाम के साथ उन्होंने अपने कलाम को लिखा और शाया किया। ऐसे कई कलाम हमें 18वीं सदी में, 19वीं सदी में मिल जाते हैं जब हम तहकीक करते हैं, जहां पर औरतें शायरी किया करती थी मगर उन्होंने मर्दाना नाम से उसको शाया करवाया। बाद में कहीं जाकर उनके इंतकाल के वक्त एक दो गजलें सामने आई, तब बताया गया कि सारा का सारा कलाम उन्हीं का लिखा हुआ है। ऐसी औरतें भी मौजूद हैं, मैं उनके नाम भूल रही हूँ। लेकिन अदा जाफरी एक ऐसी वाहिद शख्सियत है जो हिंदुस्तान में पैदा हुई और तकसीम के वक्त पाकिस्तान चली गई, मगर उनके शौहर इतने मतलब जरीफ इंसान थे, वसीउल कल्ब इंसान थे कि उन्होंने अदा को अपने साथ में पढ़ना सिखाया और उनको पेश किया स्टेज पर। और अदा जाफरी ने पहली मर्तबा स्टेज पर मुशायरा पढ़ा। अदा जाफरी पहली शख्सियत थी जिन्होंने मुशायरा पढ़ा। तो जदीद शायरी की मैंने जो शुरुआत की है, मैंने एक सिलसिला शुरू कर रखा है जदीद शायरात का। तरियाख उर्दू फाउंडेशन जो मुंबई से चलता है, रिसाला, माहनामा रिसाला है, उसमें मुसलसल मेरा एक हर माह कॉलम आता है जदीद शायरात। उस पर एक शायरा पर मैं पूरा मजमून लिख लेती हूँ, 2-2.5 सफहात का। और हर महीना में बिना रुके मेरे सारी मसरूफियात को बालाए ताख कर इस मेरे फर्ज मनसबी को पहले अदा करती हूँ। इस तरह मैं अब तक 30 शायरात पर लिख चुकी हूँ। अदा जाफरी से मैंने शुरुआत क्या की, बात है, इब्तिदा बहुत की बड़ा अदा काम। जाफरी से। अगर अदा जाफरी का कुछ कलाम सुनना चाहेंगे तो मैं 2-1 अशार उनके सुना बिल्कुल, दूंगी बेशक आपको। बेशक बहुत अच्छा लिखने वाली, बेशक बेशक निस्वानी हम सुनना लहजे की चाहें। बहुत तवाना आवाज जो पहली बार उठी और स्टेज पर पहुंची, वो अदा जाफरी थी। नमूने कलाम सुने। एक जी बस 4 अशार या 2 अशार पढ़ूंगी। तुम पास नहीं हो तो अजब हाल है दिल का,
तुम पास नहीं हो तो हाँ, अजब हाँ, हाल है दिल का, यूं अजब जैसे हाल मैं है दिल रख का। के कहीं भूल गई हूँ, यूं हाँ, जैसे हाँ, हाँ, मैं कुछ कहीं रख के कुछ रख यूं के जैसे मैं भूल कुछ गई रख हूँ। के कहीं भूल गई हूँ, ये उनका एक शेर है। दूसरा शेर मेरा देखिए, पसंदीदा सर की शेर है ये। चादर भी हवा में न संभाली जाए, सर की जी, चादर भी हवा में न संभाली जाए, न संभाली और जाए। घटा है कि बरसने का बहाना ढूंढे, और आय हाय घटा है क्या कि बात, बरसने का बहाना ढूंढे। बरसने का बहाना तीसरा शेर ढूंढे, वाह देखें, वाह। गुलों की गुफ्तगू करें क़यामतों के दरमियां, आह, गुलों की गुफ्तगू करें क़यामतों के दरमियां, हमें से लोग मिले हिकायतों के दरमियां, हमें से आह, लोग मिले आह, हिकायतों के दरमियां। वाकई वो है उर्दू की शायरी की हिकायत लिखने वाली वो पहली शायरा थी जिनको मैं मुअद्दबाना सलाम पेश करती हूँ कि अगर उन्होंने जसारत न की होती तो औरत स्टेज पर हो या अपनी शायरी को लेकर किसी रिसाले में छपने के भी लायक नहीं होती। तो रिदा जाफरी हमारी क्या इमाम है औरतों की, जिन्होंने हौसला दिया कि आप लिखो, पढ़ो और क्या अपने नाम बात से है, शाया क्या करो। बात है, ये पहली क्या शायरा बात थी। है, फिर क्या बात फिर है। जो जसारत की वो थी परवीन शाकिर। परवीन शाकिर को तो बिल्कुल जान गंवानी पड़ी बेचारी को अपनी, और एक सड़क हादसे में उनका इंतकाल हो गया। ज्यादा नहीं बोलूंगी, ये हादसा नहीं था, ये जाना बुझा कत्ल था जो किया गया। वो पीएएस थी, मतलब जैसे आईएएस होता है हिंदुस्तान में, ये भी हिंदुस्तान की ही पैदावार थी और पाकिस्तान में पैदा हुई जाकर। इनका ताल्लुक परवीन का जो है निसाई लहजे का जो इनका ताल्लुक है वो भी हिंदुस्तान से था। चंदन पट्टी तहसील लहरसराय दरभंगा जिला बिहार से थी, और उनकी परवान जो है पाकिस्तान में हुई, पली बड़ी हो और वहां तालीम हासिल की। जैसे हिंदुस्तान की एक आईएएस होती है, परवीन शाकिर वहां की पीएएस थी। ये बहुत बड़ी बात है कि एक शायरा जो है तालीम हासिल करके उस दर्जे पर पहुंचती है, और उसकी शादी उसके खालाजाद से हुई थी और तलाक भी हो गई। एक ही बेटा है जिसका नाम उसका नाम शायद कहीं लिखा है, इसका नाम बच्चे का नाम शायद लिखा हुआ है, सैयद मुराद अली। एक ही बेटा था उनका, फिर तलाक हो गई दोनों के दरमियान। मगर पूरी की पूरी शायरी मेरी पूरा दीवान उनका मेरे पास मौजूद है। उन्होंने कई मजमुए कलाम लिखे, बाद में उसको दीवान की सूरत में भी मुरतब करवा दिया, तो वो दीवान है मेरे पास। तो दीवान में जैसे ही आप पढ़ते हो तो आपको लगता है कि एक निसाई आवाज है जो एहतिजाज कर रही है, लेकिन निसाई आवाज का एहतिजाज उतना बुलंद आहंग नहीं है जितना कि होना चाहिए। वो बस अपनी मोहब्बत से शिकवा पना है। ये उनके अंदर का लहजा है जो कभी अपनी मोहब्बत को भूल नहीं पाई, अपने शौहर को भूल नहीं पाई, और उनकी पूरी शायरी उनकी मोहब्बत के अतराफ घूमती रही। लेकिन वो मोहब्बत की खूबसूरती और अदायगी जो परवीन शाकिर में है, किसी और शायरा में मैंने अब तक नहीं देखी। उसके बाद की जो बहुत बुलंद तरीन आवाज मैंने सुनी वो बिल्कुल है सही किश्वर है। नाहिद। किश्वर नाहिद ने हर वो दीवार तोड़ी जो औरत के लिए रखी गई, जी, यहाँ तक जी, कि बिल्कुल। उन्होंने मजहब से भी टक्कर ले ली, कुछ ऐसे अशार भी कहे जो मजहब मुखालिफ माने गए। फिर उसके बाद जी, में ट्रेंड, ये रिवायत पाकिस्तान में चल निकली कि मजहब की मुखालिफत करना ही औरतों की शायरी है। तो ऐसी जदीद शायरात कई निकली पाकिस्तान में जिन्होंने पूरे मर्द माशरे की मुखालिफत की, उन्होंने मजहब की मुखालिफत की, उन्होंने हुकूमत की मुखालिफत की, उन्होंने अपने आमिर हुक्मरानों की मुखालिफत की, हर उस जुल्म की मुखालिफत की जो औरत के खिलाफ उठाया जाता है। उनमें क्या बड़ा बात है, वाह। नाम जो है किशोर नाहिद का है, फहमिदा रियाज का है, और बहुत सारी शायरात का है जो बहुत बुलंद आहंग है। अभी जदीद जो शायरा हैं हिंदी मेहर, लिखने वालों में जी, जी, किशोर नाहिद और नसीम सैयद हैं जो बहुत जबरदस्त लिखती हैं, और इतना जी, जबरदस्त लिखती हैं कि उनको कभी कभी मुल्क बदर भी होना पड़ा। नसीम सैयद ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, तो बहुत सारी जी, ऐसी शायरात हैं जो मुल्क बदर होकर दूसरी दुनिया में जा बसी हैं, जिनको मुहाजिर हम कहते हैं, लेकिन वहां जाकर भी उन्होंने उर्दू का चिराग और शायरी का चिराग जलाए रखा है।
एक और शायरा जो हिंदुस्तान की हैं, बहुत मशहूर हैं, बहुत बुलंद आहंग में इनकी एक नज्म पढ़ना चाहूंगी या कुछ अशार आपको सुनाना चाहूंगी। उनका ये मजमून फहमीदा रियाज की जब इंतकाल हुआ था, फहमीदा रियाज का, तो मैंने ये मजमून दरियाफ्त पर लिखा था। तो उनकी एक छोटी सी नज्म मैं पढ़ना बिल्कुल, चाहूंगी। बेशक। जी जी जी, ये देखिए, और ऑटो यू जी जी इम्यून सिंड्रोम, ये नहीं आदमी की, ये हुर्फे मद्दुआ है, ये छोटी है बहुत, ये पढ़ लेती हूँ मैं। एक हर्फ था लबों पर, खनकता खटकता फांस सा, एक नाम था ज़बां का छाला बना हुआ। लो मैं ज़बां तराश के खामोश हो गई। लो मैं ज़बां तराश के खामोश हो गई। लो अब क्या बात मेरी है। आंख में आंसू नहीं कोई, बस एक मेरा गुंग, मेरा हर्फ मद्दुआ। ये क्या बात है। मैं मिट्टी की औरत मूरत हूँ में लिखी हुई बहुत छोटी नज्म है, दोबारा सुने इसे। एक हर्फ था लबों पर, खटकता था फांस सा, एक नाम था ज़बान का छाला बना हुआ। लो मैं ज़बां तराश के खामोश हो गई। लो अब तो मेरी आंख में आंसू नहीं कोई, बस एक मेरा गुंग, मेरा हर्फ मद्दुआ है, यानी मेरी खामोशी ही मेरी ज़बान बन गई है। ये फहमीदा रियाज थी जिनका इंतकाल हुआ हाल ही में। अब हिंदुस्तान जी की जो जदीद शायरात हैं, उनमें जो बोल्ड शायरा जो पहली निकली, वो मैं उनका नाम लूंगी। वो है हमारी नजमा आपा, नजमा महमूद, जो लिखती हैं, शहरयार खान की बीवी। ये मलियाबाद से ताल्लुक रखती हैं, पठान है, और मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए किया अंग्रेजी में, वहीं की प्रोफेसर जी। बनी। पीएचडी उन्होंने वर्जिना वुल्फ पर की, और उन्होंने जो नज़में लिखी वो इतनी शानदार हैं, इतनी शानदार हैं कि आप बस सुनते ही रह जाएंगी और पढ़ते ही रह जाएंगी। उन्होंने एक जो चीज की, सारी फेमिनिस्ट औरतें जो परवीन शाकिर के बाद जो निकली, परवीन शाकिर को मैं फेमिनिस्ट नहीं कहूंगी क्योंकि उनका लबो लहजा वो फेमिनिस्ट वालों जी, जैसा नहीं था, बहुत हालांकि औरत नफीस। का निसाई हाँ लहजा बिल्कुल। था, बट वो फेमिनिस्ट नहीं थी। न ही रिदा जाफरी फेमिनिस्ट थी। लेकिन फेमिनिस्ट शायरों में मैं किशोर नाहिद को मानती हूँ, फहमीदा रियाज को मानती हूँ, या दूसरी जो पाकिस्तानी शायरात हैं वो तमाम फेमिनिस्ट हैं। नसीम सैयद भी बहुत बड़ी फेमिनिस्ट हैं। लेकिन नजमा महमूद जो हैं वो फेमिनिस्ट होकर भी फेमिनिस्ट नहीं है। ये इसलिए मैं कहूंगी कि उन्होंने मर्द मुखालिफत नज़में नहीं लिखी। जी। उनकी नज़मों का एक बहुत अच्छा हिस्सा ये है कि उन्होंने औरत की अजमत को उजागर किया, क्या औरत बात की है, वाह। हिम्मतों को उजागर किया, औरत की जो हालात हैं, वाकयात हैं, जो अजमतें हैं, जो उसकी बुलंद हिम्मतें हैं, जो उसकी खूबियां हैं, जो वो कर सकती है, उसको उजागर करने की कोशिश की, अपनी हिम्मतों को जी। दिखाने की कोशिश की, मगर मर्द की मुखालिफत नहीं की। लेकिन उन्होंने एक नज्म ऐसी लिखी, एक देवी पर उन्होंने लिखी, जो देवी है वो जमीन की देवी जिसको वो कहती हैं, और उन्होंने साबित कर दिया वो नज्म लिखकर कि बगैर मर्द की मुखालिफत किए भी फेमिनिज्म को लिखा जा सकता है। ये उनकी जी, अदा ये मुझे बहुत अहम बहुत बात, ज्यादा पसंद आई। ये और मेरा बहुत सबसे जरूरी बात। बड़ा मजमून जो शायरात पर आया है, और उनके मैंने कई नज्मों का मैंने तर्जुमा कर रखा है, और सारे तर्जुमों में तर्जुमा नहीं, मैंने तबसरा या तज्जिया लिखा हुआ है, और उसमें मैंने ये मान लिया है कि आप बहुत यू आर वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ज़हीन औरत हैं आप, कि आपने मर्द की मुखालिफत किए बिना वो देवी ये साबित कर वो दिया देवी कि नज्म हम आप सुन सकते औरत हैं की क्या? अजमत को मनवाने वालों में से हैं। तो उनकी जी डगर बिल्कुल। पर चल निकलने वाली हमारी कई हिंदुस्तानी शायरात हैं। एक मीना नकवी साहिबा, जो जिनका कल इंतकाल हो गया, बहुत अच्छी शायरा, मुरादाबाद भारत से। इतना अच्छा उन्होंने लिखा, उन्होंने भी कभी मर्द की मुखालिफत नहीं, लेकिन औरत की अजमत को उन्होंने बहुत अच्छी तरह ये बहुत जताया, खास बात है ये। दिखाया। बिल्कुल। मैंने पिछले साल ही जी। उन पर उनका एक इंटरव्यू भी लिया था मैंने, और उन पर एक मजमून भी लिख दिया था पिछले साल। कल उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। वो भी ऐसे ही शायरा थी, खामोश लबो लहजे की शायरा,
लेकिन उस खामोशी के अंदर वो जो बोलती हैं और इतनी शिद्दत के साथ बोलती हैं कि अगर गहराई से उसका मुतालिया किया जाए तो अंदाजा हो जाएगा कि वो कितनी बड़ी फेमिनिस्ट थी। तो फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं कि आपका हर कलमा या आपका हर हर्फ जो है मर्द मुखालिफ है। मर्द मुखालिफत करने के बावजूद भी आप अपनी ताकत का लोहा मनवा सकती हैं, क्योंकि आप मर्द की माँ हैं, आप एक मर्द की बीवी हैं, बिल्कुल आप एक मर्द की बहन हैं, और आप एक मर्द की बेटी भी हैं। इस एहसास को इन दोनों शायरात ने बाकायदा उजागर किया है, जगाए रखा है, और इसके बावजूद भी लोगों को ये सिखा दिया है कि ये तुम्हारी बेटी है, ये बहन है, ये माँ है और ये बीवी है, और इसका एहतराम तुम पर फर्ज है। तो ये जदीद जी शायरात के ये दो जी शायरात जो मेहर हिंदुस्तान अफरोज की हैं, मैम, उनको एक मैं चीज हम आप बहुत जरूर चाहेंगे। ज्यादा मानती भी हूँ और चाहती भी हूँ। तीसरी शायरा जी जो जी हिंदुस्तान की है वो है निगार अजीम आपा। जी निगार अजीम हयात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनकी हयाती बड़ी रखे, लंबी उम्र दे। वो भी बहुत खामोश लहजा, मगर लहजा उनका भी शिकायती है। कहीं ना कहीं वो भी शिकायत करती नजर आती है, मगर ये कहती हैं कि औरत के लिए कोई काम ऐसा नहीं है जो वो नहीं कर सकती। हर काम दुनिया का औरत कर सकती है, और औरत को अपने आप को किसी भी दर्जे पर मर्द से कमतर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो औरत मर्द को जन्म दे सकती है वो किससे कमतर हो सकती है। तो इस तरह के ख्यालात जो हैं निगार आपा हमेशा अपनी शायरी के अंदर समझाती रही हैं, कहती रही हैं। बड़ा तगज्जुल है उनकी शायरी में, मेहर अफरोज मैम, एक गन्नायत चीज बहुत हम जरूर कहना जबरदस्त है। चाहते हैं आपसे कि जी, जैसे आपने परवीन शाकिर साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? कम हो गई है, बहुत धीमी आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज धीमी आ रही है जी जी आपको? जी, बोले बोले। दरअसल दरअसल हमारी ये भी ख्वाहिश है कि आप, जैसे आपने किश्वर नाहिद का नाम लिया, परवीन शाकिर जी साहिबा का नाम लिया, मीना जी नकवी, जी, निगार अजीम साहिबा, इन लोगों के कुछ कुछ अशार भी अगर हम सुन हाँ सकें हाँ, तो अशार हैं उनका मेरे पास। तेवर। हाँ, मैं बिल्कुल ये आपका वक्त जाया नहीं और करना चाहती। बहुत सारी शायरात हैं नहीं नहीं, नहीं जिनका नहीं, बिल्कुल वक्त जाया नहीं जिनको होगा। बताना है या पढ़ना है। चले, खास तौर मैं पे परवीन परवीन शाकिर शाकिर के का ही नाम कुछ आए अगर। शेर सुना देती हूँ आपको। उंगलियों जी को जी जी। तराश दें फिर भी, उंगलियों को, ये परवीन शाकिर का शेर है। उंगलियों को जी। तराश दें फिर भी आदतन हम्म। उसका नाम लिखेंगी। ये मुक़य्यद है, जी ये शायरा मुक़य्यद है, कभी निकल नहीं पाई जी। शौहर की मोहब्बत से। आगे देखिए, जो बादलों से भी मुझको छुपाए रखता था, जो बादलों से भी मुझको छुपाए रखता था, बड़ी है धूप तो बेसाएबान छोड़ गया, बड़ी हाँ है हाँ हाँ धूप तो हाँ, बेसाएबान छोड़ गया। क्या बात। ये अशार परवीन शाकिर के थे। किशोर नाहिद मुअर्रा नज़्में लिखने की कायल हैं। वो ये नहीं करती, क्या नहीं, मतलब गजल वगजल, रदीफ और जी, काफिये की पाबंदी उनको पसंद नहीं है। पसंद नहीं उनकी है जी। एक नज्म अगर आप चाहें तो मैं पढ़ूंगी। बिल्कुल है बिल्कुल जी। ख्वाब सफर में जिंदगी बदली, है ख्वाब सफर में जिंदगी बदली, फिजा का जायका नहीं बदला। ये देखिए कितनी क्या गहरी बात। बात है। है ख्वाब बहुत सफर में जी। जिंदगी बदली, अ, है ख्वाब सफर में जमीन बदली, फिजा का जायका नहीं बदला। ये औरत मेरा चेहरा है, ये औरत धूप में जलते हुए आंगन में मेरे साथ खेली है, ये औरत गम की बारिश में नहाई है, उम्र की हाँ सारी हाँ हाँ लकीरें पहन कर भी मुस्कुराई है, और अपने दुख हवाओं को सुनाती है, सब में खुशियां बांटती शबनम सी लगती है। मुझे मालूम है उसकी पहेली उसके घर की एक खिड़की है, उसकी सहेली हाँ उसके घर की एक खिड़की है, जहां वो अपनी गुजरी उम्र की सारी महक, सारी मुलाकातें संभाले है। वो सारी सिलवटें जो उम्र ने चेहरे पे लिखी हैं, वो उस खिड़की में जाके सब के सब तहलील होती हैं। ये हाँ, किशोर नाहिद की नज्म है जो उन्होंने क्या बात। लिखी हुई है। फहमीदा रियाज की एक नज्म तो मैंने आपके लिए पढ़ दी। मैं जी चाहूंगी कि हाँ, पत्थर की जबान एक है, एक किशोर नाहिद की ही एक नज्म है, और एक देखिए। पत्थरों पे दमकता अकेला हो, झिलमिलाता लहू बह रहा है, मेरे बेटे यहाँ दरिंदा, यहाँ दीदावर कौन है, मेरे बेटे यहाँ दीदावर कौन है, जो नजारा करे दामने कोह में,
कैसे चमकते हैं याकूत व मरजान, हम वतन तो कोई सुनने वाला नहीं। पत्थरों ने सुनी कर्ब की सिसकियां आखिरी हिचकी। ये किशोर नाहिद की जिलावतनी के बाद की नज्म है। इवन फहमीदा रियाज को भी 7 साल की जिलावतनी सहनी पड़ी थी। फहमीदा रियाज भी हिंदुस्तान में आकर रही थी और उन्होंने भी मुअर्रा शायरी लिखी, गजलें नहीं लिखी। फहमीदा रियाज की एक नज्म मैं अगर आप सुनना चाहें तो सुनाना चाहूँ। बिल्कुल 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 जी जी। बेशक आप सुने जरा दिल खराश चीखें, बना रही हैं अजब हियोले, जो चादरों में भी बरहना है, ये कौन जानते तो होंगे, हुजूर पहचानते तो होंगे, ये लौंडियां हैं कि यरगमाल हलाल शब्बर रहें, सुबह दम दर बदर रहें, ये बांदियां हैं हुजूर मुबारक के निस्फ वर्षे से मोतबर हैं, ये बीबियां हैं कि ज़ौजगी का खिराज देने, खतार रांदे खतार बांधे, खतार दर और खतार रांद खतार बार की मुंतजिर हैं, ये बच्चियां हैं कि जिनके सर पर जो हजरात का दस्ते शफकत, तो कम सिनी के लहू से रेशें सफेद हो गई हैं, हुजूर के हुजले मुअत्तर में खून रो गई हैं, पड़ा हुआ है जहां ये लाशा, तवील सदियों से कत्ले इंसानियत का ये खून चका तमाशा, अब इस तमाशे को खत्म कीजिए हुजूर, अब इसको ढांप दीजिए, सियाह चादर तो बन चुकी है, मेरी है आपकी जरूरत, मेरी है आपकी जरूरत कि इस जमीन पर वजूद मेरा नहीं फकत एक नशान शहवत, हया की शाहराह पर जगमगा रही है मेरी जहानत, हयात की शाहराह पर जगमगा रही है मेरी जहानत, जमी के रुख पर जो है पसीना तो झिलमिलाती है मेरी मेहनत, ये चार दीवारियां, ये चादर गली सड़ी लाश को मुबारक, खुली फिजाओं में बादमा खोल कर बढ़ेगा मेरा सफीना, मैं आदमे नौ की हमसफर हूँ कि जिसने जीती मेरी भरोसा मेरी रफ़ाकत, कि जिसने जीता मेरी रफाकत, मेरा भरोसा मेरी रफाकत। ये फहमीदा रियाज की नस्म है। ये बुलंद आहंग लहजा है जहाँ पर वो चाहती है कि बिल्कुल मर्दानावार मर्द के साथ बसाना चले और बिल्कुल वो उसके बराबरी के साथ खड़ी रहे और उसके साथ वो भी वही आप देख रही हैं, आप हैं, मैं हूँ, हम किसी मर्द से कम हैं। मैम आपको मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ, बहुत कम सुनाई दे रही है। अच्छा, मैं दरअसल मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहती हूँ बीच में। इस प्रोग्राम में मुझे एक चीज कहने का बहुत, मैं अभी इरफान साहब को भी ऐड करूंगी, जैसा कि हम करते हैं प्रोग्राम के बीच में, हम दो खातूनों के बीच में, हम दो खवातीन के बीच में एक ऐसा शख्स मर्द जो शायर भी है, और आपने एक बहुत ही कमाल की बात कही जो कि चोट लगने वाली बात है, हम औरतों को चोट लगने वाली बात है कि औरतें शायरी को, अदब की दुनिया को मर्दों से बहुत कम दे पाई। वजह ये थी कि उनको मौका नहीं दिया गया, मुझे भी याद है कि हमारे यहाँ भी, मेरे शहर में भी जब मुशायरे होते रहे तो लड़कियों का जाना मना था, औरतों का जाना मना था, शेरो शायरी करना मना था। तो हम तो बिगड़ी हुई औरतें हैं जो वो करते हैं जो नहीं करने को कहा जाता है। तो शायरा हमेशा से, शायरा ऐसा ही होता है कभी कभी कि आपको लिख रही होती हैं जो कि आपके दिल में है, आपको कहने से रोका जा रहा है कहीं ना कहीं। और एक बहुत और खूबसूरत बात आपकी बात से निकल के आई, वो ये है कि और मर्द की मुखालिफत ही फेमिनिज्म नहीं है, औरत अपनी अजमत की बात कहकर, हाँ बिल्कुल, और मर्द की मुखालिफत करना आपको मुकम्मल नहीं करता, क्योंकि वो मुखालिफत की चीज नहीं है, उसके साथ चल के एक मुकम्मल दुनिया बनती है। तो औरत अपनी अजमत की बात अपने आप में भी कह सकती है, और तमाम तरह की आवाजें। तो मैं इरफान साहब को बीच में जरूर अभी ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि वो शायर भी हैं, एक नेक दिल मर्द भी हैं, उस्ताद भी हैं,
اور उनको पता है कि इन चीज़ों में, और ख़ास तौर पे जो हमारे अभी नाज़रीन हमें देख रहे हैं, उनकी बातें जो हैं, उन बातों को यहाँ पर आवाज़ देने के लिए मैं इरफान साहब को ऐड करूँगी, और इस प्रोग्राम को उनके आने के साथ मैं जी फरमाइए इरफान साहब, मेरी आवाज आ रही है साफ? इरफान साहब आपका माइक म्यूट है और मेरी आवाज जी शुक्रिया बहुत बहुत। आपकी तमाम गुफ्तगू मैंने सुनी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत से नाजरीन ने भी सुनी और बहुत सारे सवालात भी आपको किए और आपकी तमाम बातों को हमारे नाजरीन ने सराहा भी है, बहुत खूब कहा भी है। अब मैं बहुत सारे कुछ नाम चले गए हैं लेकिन जल्दी जल्दी मैं जो पढ़ पाऊँ, चाहे वो हमीदुल्लाह खान साहब हों, जापान से हमारे नासिर नाकागवा हों, अब्दुल रशीद शाद साहब हों, खुर्शीद हयात साहब हों, जावेद अनवर साहब हों, शफीक आबदी साहब हों, हसन हैदरी साहब हों, जी या फिर शबाना नसरीन साहिबा हों, शहनाज रहमत साहिबा हों, फयाज खान साहब हों, इसी तरह हमारे साथ हैं मोहम्मद सलीम साहब हैं, इनके रूबरू हमारे साथ रहे हैं डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी साहब, आपको बार बार कह रहे हैं कि मेरा सलाम आप तक पहुंचा दीजिए। जी इसी तरह हमारे बहुत सारे नाजरीन जो मैं अपने इस डिवाइस से, हसन इमाम सिद्दीकी साहब हैं। तो ये एक सिलसिला है। बहरहाल तमाम तर जितने भी हमारे नाजरीन हैं उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जो आपने शायरात पर बात की है और बड़ी खूबसूरती से की है, तानीसियत और निसाइयत के बारे में जो आपने बात की है, ये भी बहुत खूबसूरती से आपने उनका जो कलाम बतौर नमूना पेश किया उसको भी सराहा है। मैं बतौर खुद ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने जिस जुर्रतमंदी की बात की और जो खुल के लिखने और सामने आने की बात की, खास करके ख़वातीन के हवाले से, चाहे वो रशीद जहां हो या इस्मत चुगताई हो, इन्होंने कहानी में जाहिर सी बात है कि वो कुछ कहा कि जो शायद उस वक्त मर्द भी ना कह पाते। तो इस तरह की तो शायरात आपकी नज़र में ऐसी कौन सी हैं जिन्होंने पहल जो है इस तरह का परचम बुलंद किया? हम जब एग्जाम्पल देते हैं नसर में तो रशीद जहां हो या इस्मत चुगताई हो, इनके साथ साथ फिर एक काफिला चल पड़ा। शायरात में अगर हमें कहीं एग्जाम्पल देनी हो, जैसे आपने कहा कि वो अपने हसार से नहीं निकल पाई परवीन शाकिर, इसी तरह आपने किशोर नाहिद का भी नाम लिया, लेकिन पहल अगर हम किसी को कोट करना चाहें तो कोई ऐसी शायरात जो आपके जहन में हो जिनको आपने इमाम कहा औरतों की? रिदा जाफरी थी ना, रिदा जाफरी ने हिम्मत की बहुत। रिदा जाफरी पहली शायरा थी जिन्होंने बिल्कुल बचपन में कहना शुरू किया और 20 साल की उम्र में उन्होंने मुशायरा पढ़ा। रिदा जाफरी सबसे हमारी इमाम है, रिदा जाफरी एक लिहाज से औरतों की, जिन्होंने औरतों को हिम्मत दी कि अपने नाम से शाया करो। उनसे पहले भी कुछ औरतों ने शाया किया था, मैंने कहा आखिरी उम्र में, उस वक्त जब वो बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी। उससे पहले वो मर्दों के नाम से लिखती रही थी। एक मेरा मकाला है वो, जहां पर औरतों ने बुनियादी तौर पर इब्तिदा की थी शायरी करने की, लेकिन उनको बहुत मुखालिफतों का सामना करना पड़ा और उन्होंने छोड़ दिया। नजमा आपा भी बहुत छोटी थी, 13 साल की उम्र की थी जब उन्होंने शायरी करनी शुरू कर दी थी, लेकिन घर में मुखालिफत की वजह से उन्होंने शायरी छोड़ दी और नसर लिखनी शुरू कर दी। तो ऐसी बहुत सारी ख्वातीन हैं। अभी नजमा आपा जो है अभी 79 की हैं, रिदा जाफरी का इंतकाल हो गया। ये सारी औरतें हमारी बिल्कुल वो हम इमाम ही हैं जिनके पीछे हम मुकल्लिदीन की तरह चल पड़े हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, मेहर मैम, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ आपसे कि मुखालिफत होती है कि शायरी ना करें, फिर वो नस्र की ओर आ जाती हैं। शायरी में ऐसी क्या चीज है जिससे लोग डरते हैं? जमाना डरता है कि अगर औरत शायरी करेगी तो कौन सी लकीर है जो वो लांग जाएगी, वो क्या ऐसा कह देगी जो नहीं कहना चाहिए? कह रही अभी वो फहमीदा रियाज की नज्म मैंने पढ़ी, काली चादर आप ओढ़ लो मुझे मत दो। वो कह रही है आधे की मैं वारिस हूँ, मगर मुझे पूरी तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वो आधी की वारिस भी क्यों दे रहे हो, मेरे सर को बरहना छोड़ दो, वो कह रही है। किशोर नाहिद तो कह रही है जिला वतन कर दो, मेरी चीखें मेरी बातें सुनने वाला कोई नहीं, शायद ये चट्टान या पत्थर सुन ले और रो पड़े। ये बिल्कुल ये वो बातें हैं जो औरतें घरों में सह कर बाहर कहना पसंद नहीं करती, लेकिन इन औरतों को जब जबान मिली
तो उन्होंने इतनी खूबसूरती से उन चीजों को पेश किया जो शायरी बन गई। शायरी नाम ही इस बात का है कि बेहतरीन अल्फाज को बेहतरीन इंतखाब के साथ बेहतरीन अंदाज में पेश किया जाए, उसको ही हम शायरी कहेंगे ना, नहीं तो वो नस्र बन जाएगी। बेशक तो शायरी में इन्होंने जो चीज कह डाली है वो सदियों के वाजों के बाद भी न कह पाती। अगर औरतें वाज करने ठहरती या लिखने ठहरती तो शायद वो बात न कह पाती जो इन्होंने 2-4 शायरी जुमलों में में कह या दी। 2-4 अशार में कह दिया है। ये बहुत बेशक बड़ी बात। बेशक जी जी वही है कि बेशक। जो दिल पे गुजरे की रकम करते रहेंगे। यहाँ प्रोफेसर जी हमीदुल्लाह साहब कह रहे हैं कि फातिमा शफीक के बारे में आप क्या राय रखती हैं, अगर कुछ इस तरह का है? जी, मैंने ऐसी कोई चीज मेरे नजर से जो चीज गुजरी है मैं उसके बारे जी में बात कर रही हूँ। फातिमा ठीक है। शफीक को मैंने शायद नहीं पढ़ा है, या जी ऐसी कोई तहरीर गुजरी भी हो तो मैंने सरसरी पढ़ा है और उसे अंदर नहीं लिया है, या मेरी उस बेशक। फहरिस्त में अभी तक वो दाखिल नहीं हुई है जहां पर मैंने 100 शायरात पर लिखने का अहद कर रखा है। 30 शायरात पर वाह। तो मैं लिख चुकी हूँ, अभी 70 वाह। बाकी हैं। देखें कब तक मुझसे हो बन पड़ता है। मैं लिख रही हूँ। बेशक। अगर बहुत खूब उनके बहुत बारे खूब। में कुछ मालूमात मिलती है, मैं हर जगह व्हाट्सएप ग्रुप्स पर या फेसबुक पर रिक्वेस्ट करती रहती हूँ औरतों को कि अपना कलाम या अपना 10 गजलें अपनी या नज़में ऐसी भेजें ताकि मैं आपके जहन का अंदाजा कर सकूं, और अपनी कवाइफ भेजें ताकि मैं आप पर लिख सकूं। अगर क्या फातिमा बात शफीक है। के बारे में वो देना चाहते हैं मुझे तो मालूमात जरूर दें, मैं उन्हें पढ़ूंगी और लिखूंगी जरूर। बहुत खूब बहुत खूब। जी ये भी एक अहद है, ये भी एक मैं कहूँगा कि आपका इरादा है कि शायरात को आगे लाने का, शायरात के अंदर वो एतमाद पैदा करने का, जो कहीं ना कहीं आज डर के लिख तो बहुत अच्छा लेती हैं लेकिन शायद वो सामने आना पसंद नहीं करती हैं। इस तरह का हमें बहुत सारे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में भी रहा है। लिख अच्छा लेती हैं, पर्दे के पीछे रहती हैं लेकिन आगे आना पसंद नहीं करती हैं। तो बहरहाल ये जो आपने एक नहज, एक नया रास्ता चुना है आगे शायरात को लाने का, उनको यानी एक नुमाइंदगी देने का, ये बहुत खूब है। मैं यहाँ ताहिरा परवीन साहिबा हैं, शब्बीर अहमद कादरी साहब हैं, और बहुत सारे हमारे नाजरीन हैं, जो हसन इमाम सिद्दीकी साहब का मैं नाम ले चुका हूँ। ये भी लगातार वही कह रहे हैं कि हर दौर में औरत का अपना एक मुकाम रहा है, वो कभी भी किसी मुकाम से हम कमतर नहीं कह सकते हैं, पीछे नहीं कह सकते हैं। लेकिन आज के दौर में अगर हम औरत को देखें तो बज़ाहिर हम कहते हैं कि वो शाना बशाना आज चलती हुई नजर आती हैं जहां भी हमारी मर्द सोसाइटी है। लेकिन इसी मर्द की सोसाइटी में कहीं ना कहीं वो मतलब मर्द से आगे भी दिखती हैं, या मर्द की जुबान से ज्यादा उसकी पीछे भी जुबान में दिखती है। असर हाँ, दिखता है। उसे मैं उसके बगैर रह भी नहीं सकती ना, इसलिए मैं कहती हूँ कि जी फेमिनिज्म जो है अपने आप में 1923 में चलाई गई एक ऐसी तहरीक है जो औरत मुखालिफ थी। मैं आपको बिल्कुल। तो मैं फेमिनिज्म के बारे फेमिनिज्म में पर, हाँ, हाँ, इसीलिए औरत इसीलिए मैं मुखालिफ यही तहरीक थी कि औरतों को घर में क्यों बिठाया जाए, इनको भी लाकर क्यों फैक्ट्रियों में काम न करवा जाए, ये चूल्हा चक्की भी देखें और ये फैक्ट्रियों में काम भी करें। तो इसके लिए ये जानबूझकर चलाई गई तहरीक है। जो हमारी औरतों ने इसको सही तरीके से नहीं समझा, वो मर्द मुखालिफ रवैये पर उतर आई, और ऐसा हुआ भी है हमारे समाज बिल्कुल। में। और आज आप देखते भी हैं हमारे समाज में कि औरतों को विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता। जो शादी में जहेज या गहने दिए जाते हैं उसी को अपना हिस्सा समझकर ले जा एहसान जी के तौर पर दे देते हैं, फिर कोई पूछने वाला औरत को होता नहीं है। तो ये सारी चीजें औरत के साथ हमारे मुआशरे में, खासकर हमारे मुआशरे में मैं कह रही हूँ, गलत हो रही हैं। यहाँ तक कि लड़कियों को जिंदा जलाया जा रहा है, राजस्थान में दूध की बाल्टी में डुबोकर मारा जा रहा है, औरतों की तादाद में कमी हो रही है। औरत इस जुल्म के पैदा होने से खिलाफ मारा जा आवाज रहा न है, उठाए बिल्कुल। तो और क्या करे। कहीं न कहीं तो उसे बोलना चाहिए ना। और बेशक मर्द बेशक। मर्द के बगैर तो औरत का वजूद नामुकम्मिल है। माँ ये उस तो वक्त बनती है जब उसे मर्द मिल जाए, और माँ के जी जी। कदमों के नीचे वह जन्नत उसी वक्त आती है जब वो माँ बने। और माँ जो है जमीन पर सबसे मुकद्दस रिश्ता है, और इस तकदीस को बेशक देने के लिए उसे बेशक मर्द की जरूरत है। इसलिए बेशक। फेमिनिज्म का जो बुनियादी वो तहरीक है, मैं उसे नहीं समझती कि ये दुरुस्त है। औरत की सही जगह उसका घर ही है। अगर औरत लिख पढ़ ले, सीख ले, बाहर आ जाए, नौकरी भी कर ले, तो फिर भी औलाद की जो तरबियत है या अपने घर को संभाले रखना है, ये सब औरत की जिम्मेदारियों में ही बनती है।
अगर हम उसको पूरा करते हुए अगर आगे आते हैं और कुछ लिख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, अपने अतराफ होने वाली नाकामियों को, ना इत्तेफाकियों को, या फिर अपने खिलाफ होने वाले जुल्म को देख रहे हैं और उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो औरत का ये बजा तौर पर हक बनता है कि वो लिखे और वो कहे। वो नहीं कहेगी तो मर्द कहे। हाँ, बहुत सारे मर्द हजरात ने भी आवाज उठाई है, बहुत सारे मर्द हजरात भी फेमिनिस्ट हैं, ये मैं कहती हूँ आपको खुले तौर पर। बेशक बेशक मैं बेशक। उन मर्दों को हम जब सलाम औरत का करती जिक्र हूँ जो करते औरत हैं के तो हक में लिखते हैं, बहुत जी सारे जी, लोग। जब हम औरत का जिक्र करते हैं तो जाहिर सी बात है जी उसकी बहुत सारे पहलू सामने आते हैं। वो औरत एक बहन भी होती है, वो औरत एक माँ भी होती है, वो माँ औरत होती एक है, बीवी भी होती है, बीवी होती है, बेशक वो औरत एक महबूबा भी होती है, और वो औरत बेशक जो है समाज की एक सरकर्दा कहीं लीडर भी नजर आती है। वो औरत कहीं बेशक हमें हर मैदान में आज अपने कारहाय नुमाया अंजाम देती हुई नजर आती है। आज की बेशक। शायरात, वो चाहे जी। हिंदुस्तान की हो, पाकिस्तान की, या दुनिया भर की जो आप तहकीक कर रही हैं, इन तमाम हम्म शायरात में आपको इस वक्त कौन सी शायरा ऐसी नजर आ रही है कि हम्म जो आपको ज्यादा मुतासर कर रही है? क्योंकि पसंद अपनी अपनी होती है। जी। आपको ऐसी कौन सी शायरा जो है जो आपको बहुत मुतासर कर रही है और क्यों जी कर रही है? जी हाँ। एक तो मैंने नाम लिया मीना नकवी का। मीना जी नकवी ने मुझे बहुत मुतासिर किया। उनकी जबान बहुत वसी है। उन्होंने जबान को इतने अच्छे इस्तियारे दिए हैं कि पढ़ते बनती है। दूसरी पहली नजमा महमूद साहिबा है। नजमा महमूद साहिबा ने जबान को इतने इस्तियारे, शायरी को इतने नए इस्तियारे दिए हैं कि हमारी वो बस वो अल्फाज की वो जो गटरी थी वो बिल्कुल वसी हो गई है। और इतनी अच्छी बातें उन्होंने मस्बित तौर पर कही हैं कि इतना इस बात जो है बहुत कम शायरात में नजर आता है। हमारी निगार आपा जो हैं वो भी बहुत अच्छी शायरा हैं। बिल्कुल मस्बित अंदाज में वो फेमिनिज्म की तहरीक को आगे लेकर बढ़ती चली जा रही हैं। उनके साथ जुड़ी हुई एक और छोटी उम्र की 45-46 साल उम्र है उसकी अभी, वो खातून है तबस्सुम फातिमा, ज़ौक़ी साहब की बीवी। वो भी बहुत अच्छी मुअर्रा शायरी कर रही है, मतलब नस्र में नसरी शायरी करती है और इतना अच्छा लिखती है बगैर किसी मर्द मुखालिफत के कि बिल्कुल आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, ये क्या कहे गई। तबस्सुम फातिमा से मैं बहुत मुतासिर हूँ। और जदीद पाकिस्तान की जो शायरात हैं, बहुत सारी शायरात पाकिस्तान के ऐसे हैं। समीना राजा थी, इसके अलावा समीना सैयद हैं, नाहिद विर्क हैं, फरादीबा विर्क हैं। ये सारी शायरात ऐसी हैं जो अच्छी बातें कर रही हैं, मस्बित बात कर रही हैं। मनफी बातें बहुत हो चुकी है। मर्द औरत एक दूसरे के मुखालिफ नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। अगर हम इस बात को समझकर अपने ऊपर होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ अगर आवाज उठाती हैं तो ये तहरीक बहुत हद तक सही है। अगर मर्द को ही हर लिहाज से मोरिद इल्जाम ठहराकर खुद को मुअर्रा कर ले तो ये बात भी गलत होगी ना। तो बहुत सारी शायरात पाकिस्तान में इस वक्त बहुत आजादी है शायरी। हिंदुस्तान में शायद माहौल नहीं मिला है, या फिर शायरात की पजीराई नहीं होती, या फिर ये भी एक ट्रेंड चल निकला है कि मुशायरों के लालच में एक रात के मुशायरे के लिए जहां पर 30-30 लाख खर्च होते हैं, जहां एक जी शायरा को 1 लाख मिलते हैं, तो ऐसे वो क्या कहते हैं आप उसको, डॉन डॉन शायर हजरात, वो लिख लिख कर देते हैं और ये जाकर सजी सवरी मुशायरे पढ़ते हैं। वैसी शायरात मुझे पसंद नहीं है। जो बिल्कुल मुशायरे ऐसा ही पढ़ने के लिए सवाल बहुत ऐसा शायरात ही बनी सवाल हुई है। हमारे जी जी प्रोफेसर हमीदुल्लाह खान साहब ने भी यही किया है कि आज जी। आज के दौर में कितनी मुतशायरा हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये हाँ, जो आपने बहुत सारी मुशायरात हैं और उन्हीं का दौर दौरा है। हमें कोई पूछता नहीं, मुशायरे में बुलाता भी नहीं है। एक तो हम बेशक वो नखरे वालियां है भी नहीं, बिल्कुल अपने पर्दे में तहजीब की हुदूद में रहकर बात करती हैं। वो मुशायरात जितनी भी हैं वो सारी बिक रही हैं, 1-1 लाख में एक रात में बिक रही हैं। और उसका बेशक, आधा हिस्सा वो शायर को दे रही हैं, आधा हिस्सा खुद ले रही हैं। ये बहुत एतराफ बहुत करने में बड़ी मुझे बात कही कुछ भी आपने। हिचकिचाहट नहीं है, ये हो रहा है। बेशक लेकिन बेशक शुक्रिया कोरोना का, जिसने कि मुशायरों थोड़ा की राह पूरी बंद रोक कर लगा रखी दी है और ये सिलसिला शुरू कर रखा है, जहां आप लोग मुझ जैसे
मुझ जैसी नाचीज तक पहुंच सके, वरना मुझे कौन पूछने वाला था तू शायरी करती है, सुनाती है, पढ़ती नहीं है मैम, या लिखती है, कौन पूछता था? कोई नहीं पूछता। हम लोगों का पेज हम अपनी इल्मी जगह अदबी खड़े पेज हुए है और अपना हम काम कर रहे हैं बस। यहाँ मान पे रही इसमें है कोई ना वो इस शक बुलाते बात हैं नहीं को? है। जी जी, जी इसमें कोई शक जी नहीं, क्योंकि जमाना बहुत तगय्युर पजीर है, ये हमेशा तब्दील जी होता रहा है। कुदरत कोई ना कोई सबब बनाती है, तो इस वक्त भी ये जो थोड़ा सा आप देखें सही है। कि जो भी रुकावट आई इन तमाम तर मसरूफियात में जो अदबी जी हलकों में हो रही थी, और इस बीच में चूंकि बहुत सारे ऐसे अच्छे शायर जो हैं वो कहीं उनकी पजीराई नहीं हुई है, चाहे वो शायरात हों, वो जी चूंकि जैसा अभी आपने बहुत ही खुल के इतना बड़ा मतलब जुमला कह दिया है कि वो हम जैसे इंसान नहीं कह सकते थे, क्योंकि मुशायरा, जब हम मुशायरे की तारीख पढ़ते हैं, कहाँ अमीर खुसरो के ज़माने तक हम चले जाते हैं, और फिर मुशायरा जी एक तहजीब हुआ करता था उर्दू की। बेशक तो वो तहजीब आज नहीं रही है। आज मुशायरा कारोबार बन इस गए। कदर जो, हाँ, आज यानी वही जो आपने कमरे वाली बात कही है, आज उसी मुशायरे के स्टेजेस पर शराब नोशी होती है, और हमारे ही किसी मेहमान ने कहा था कि वो मुशायरा कम बल्कि डांस ज्यादा हो रहा है। वहाँ जेस्चर मूवमेंट देखे जा रहे हैं, वहाँ लिबास देखा जा रहा है, वहाँ शक्लें और ये सूरतें देखी जा रही हैं, शेर क्या है वो नहीं है। तो क्या नहीं हमें यानी सबको मिलकर उर्दू की बका, फरोग और तरक्की के लिए इस तरह के भी कुछ इकदाम करने चाहिए कि जो हाँ जरूर करने चाहिए, असल शायरी बिल्कुल है, करने क्योंकि चाहिए। जी वाह वाह वाली शायरी अलग होती है, जो संजीदा हाँ शायरी है, जो कहीं जी अदब का हिस्सा बन सकती है, उसके जी लिए और ये जो आने वाली नस्लें हैं इनके लिए आपका जी क्या पैगाम होगा? और बिलखसूस शायरात जो हैं, क्योंकि बहुत सारी हम भी देखते हैं हमारी माएँ बहनें जो हैं वो कहीं ना कहीं लिखना चाहती हैं, लेकिन यही चीजें देख के वो डर जाती हैं कि नहीं, हम घर पे ही बेहतर हैं, हम बस पसे पर्दा ही बेहतर हैं उनके लिए, यहाँ और जो पर्दा लिख भी करे, रही पर्दा, हैं। पर्दे को किसने मना किया है? मैं पूरा जी जी, पर्दा करती हूँ, बाकायदा बुर्के में बेशक होती बेशक। हूँ, और मैं जी जाकर बैठी हुई हूँ ब्रिटिश काउंसिल की जी काउंसलेट में, अमेरिकन काउंसलेट में बैठी हूँ। मैंने सफर किया है लंदन का, मैं न्यू जर्सी तक गई हूँ पर्दे में। क्या फर्क पड़ता है? पर्दा बेशक आपकी राह में बेशक। रुकावट नहीं है, मैं ये एक आपकी चीज कहना साफ चाहूंगी। गोई पर बहुत से नाज़ ने कहा है कि बहुत खूब, लेकिन मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगा कि नहीं हमारी जो मौजूदा इस वक्त नस्लें हैं, या हम कहेंगे कि जो स्कॉलर्स हैं, बिलखसूस जो खवातीन हैं, उनके लिए बिलखसूस शायरी या फिर अदब या फिर मैं उर्दू, शायरी की इनके ही लिए, बात नहीं हाँ। कहूंगी, मैं हर औरत जी से ये जी बात कहना चाहूंगी कि अपने अंदर जो काबिलियत है उसे टटोलें। आप, बहुत खुदा खूब। ने किसी भी इंसान को जमीन पर बेकार नहीं पैदा किया। अगर बेशक। को माजूर, लंगड़ा, लूला, अंधा भी पैदा हुआ है तो उसके अंदर कोई एक ऐसी ताकत अल्लाह ने रखकर भेजी है जो उसके जिंदगी की बका का सबब बन सकती है। तो हर बेशक। औरत मजलूम बनकर न रहे, ये ना सोचे कि मैं मर्द के हवाले कर दी गई हूँ या मैं मर्दों की महकूम हूँ। वो ये सोचे कि मेरे अंदर अल्लाह ने क्या रखा हुआ है जिसके लिए मुझे अल्लाह ने पैदा किया है। अल्लाह पैदा करने बहुत। के लिए, अल्लाह उसके अंदर कोई जवाज रखता है, उसके लिए कोई मकसद रखता है कि वो उसे अचीव करे या हासिल कर सके। तो उस शख्स उस चीज को औरत पहचाने, उसके अंदर जो भी चीज है उसको वो उजागर करे, और किसी तरह, भले अपने खानदान की हो, अपनी नस्ल की हो, अपने आस पड़ोस की हो, या अपने गांव की हो, या अपने शहर की हो, अगर किसी भी दर्जा तक वो खिदमत कर सकती है तो वो जरूर खिदमत करे। और वो जो है अपनी चीजों को लोगों तक पहुंचाए, अपनी बात को आजू बाजू वालों तक, अपने लोगों तक पहुंचाए, ताकि उसके मस्बित पैगाम को जो है लोग सुन सकें। जब औरत जी खामोश रहेगी तो उसे कोई सुनेगा नहीं, लेकिन खामोशी ऐसी हो कि सदा बनकर उभरे, तो खामोशी बहुत, बेशक बहुत मानी खिज होती है, लेकिन अतराफ भी ऐसा चाहिए जो उस खामोशी को सुन सके। तो औरत को चाहिए कि अपने अंदर टटोले, अपने अंदर की उस काबिलियत को निकाले। और दूसरी चीज, बखाए उर्दू की जहां तक बात हो रही है, तो घरों में बच्चे, जाहिरन हमारे सबके बच्चों ने अंग्रेजी मीडियम में तालीम हासिल की है, बड़े बड़े बेशक। ओहदों पर हैं, अच्छे अच्छे ओहदों पर हैं, लेकिन कोशिश हमने यही की है कि हमारा जो अदबी असासा है जो हम छोड़कर जा रहे हैं, 10-10 लाख की किताबें तकरीबन हम छोड़े जा रहे हैं घरों में अपने, तो उन किताबों बेशक। को भी पढ़ने वाला कोई मौजूद हो।
تو اس کے لیے ہم نے اپنے بچوں کو اردو پڑھایا ہوا ہے. میری ساری ماؤں سے اور بہنوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ اردو سیکھیں, آپ اردو پڑھائیں, بچوں کو گھر میں پڑھائیں, تاکہ آپ کا جو یہ اردو کا ورثہ ہے وہ آپ کی اولاد تک منتقل ہوتا رہے. آپ کے مرنے کے فوراً بعد آپ کی 10 لاکھ کی کتابیں 50,000 میں کسی کباڑی کے حوالے نہ کر دی جائیں, اور آپ کی کتابیں راستوں پر ردی کے طور پر نہ بیچی جائیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں, اگر آپ اپنی زبان کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں, تو اپنی نسل کو اردو پڑھائیں. میں خود یہ کرتی ہوں کہ میری دونوں بیٹیاں شاعری کر رہی ہیں آج کل. ایک تو بہت چھوٹی ہے, ایک تو ڈاکٹر ہے, حالانکہ دونوں انگریزی میڈیم کی پڑھی ہوئی ہیں, لیکن دونوں نے شاعری شروع کر رکھی ہے, اور میں ان کی اصلاح کرتی رہتی ہوں, بیٹا لکھو, اچھا لکھا ہے بہت. ایک تو بہت چھوٹی ہے اور وہ لکھتی ہے بس میری پیاری امی, میری پیاری بھابھی, ان کے اوپر چھوٹی چھوٹی نظمیں لکھتی ہے اور ان کے برتھ ڈے پر پیش کرتی ہے. کوئی تحفہ نہیں دیتی, نظمیں لکھ کر پیش کرتی ہے. تو اس طرح آپ اگر گھر میں اردو کا ماحول بنائے رکھیں گے تو تب کہیں جا کر اردو کی بقا ہوگی. اگر آپ ایک مہینے میں ایک بچے کو اردو پڑھنا اور لکھنا بھی سکھا سکتے ہیں, تب بھی اردو کی بقا ہوگی. اگر آپ تحفے میں وہ چاندی کی پلیٹ یا سونے کی انگوٹی کے بجائے اگر آپ 400, 500, 600 روپے کی اگر ایک کتاب اردو کی خرید کر کسی کو دے سکتے ہیں, تو یہ اردو کی بقا ہے. اگر آپ پڑوس کے ایک بچے کو اردو سکھا سکتے ہیں, بھلے وہ کسی قوم کا کیوں نہ ہو. میں غیر قوم کے افراد, ابھی میرے سامنے بچی بیٹھی ہوئی ہے, لڑکی ہے, اردو پڑھ رہی ہے, بیٹا کچھ برا نہیں سمجھنا, میں ان سب کو اردو سکھاتی ہوں. ریڈیو اسٹیشن جاتی ہوں, وہاں اردو سکھاتی ہوں, دوردرشن جاتی ہوں, وہاں اردو سکھاتی ہوں. میرے آفس میں میں ایک ہی مسلمان ہوں, لیکن میرے آفس کے لوگوں کو میں نے اردو پڑھنا اور لکھنا سکھایا ہے. ان کو میں چھوٹی کہانیاں, نظمیں, غزلیں, چھوٹی چھوٹی جو وہ سمجھ سکتے ہیں, اتنی اچھے انداز میں پڑھ کر سناتی ہوں کہ وہ اتنی اردو جاذب ہے کہ وہ ان کو دل کو لگتی ہے. تو وہ سارے لوگ اردو سیکھتے ہیں. اردو مسلمانوں کی زبان نہیں ہے, اردو ہندوستانیوں کی زبان ہے, اور اس کو ہر ایک شخص کو سیکھنا چاہیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے اور ہمارا ہی اجارہ ہے, تو غلط ہے. آپ اپنے پڑوس میں اتنی محبت سے پیش آئیں کہ لوگ آپ کی زبان سے اور آپ سے محبت کر سکیں, آپ کے اخلاق سے محبت کر سکیں. آپ کی تہذیب اگر محبت پھیلاتی ہے تو آپ کی زبان اور آپ کا اخلاق بھی جو ہے لوگوں کو آپ کی طرف کھینچ لے گا, اور اس طرح ہماری اردو کی بقا بھی بنی رہے گی. یہ میرا پیغام ہے کہ گھر میں مائیں جو بیٹھی ہوئی ہیں اپنے بچوں کو اردو سکھائیں, اچھی تہذیب دیں, اچھا انسان بنائیں. اپنے ہاتھ میں جو ہنر ہے یا اپنی زبان میں جو الفاظ ہیں یا اپنے دل میں جو جذبات ہیں, خیالات ہیں, وہ آپ دوسروں تک اردو زبان میں پہنچائیں تاکہ اردو کی بقا بنی رہے. یہی میرا پیغام. بہت خوب. وسیع بختیار صاحب ہمارے پروفیسر بھائی ہیں, دوست ہیں. وسیع بختیار کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ میر صاحب حسن صاحب بنے ہوئے ہیں, شبیر احمد قادری صاحب ہیں, قمر حنیف صاحب ہیں, سید اسماعیل صاحب ہیں. یہ وہ حضرات ہیں کہ جو آپ کی گفتگو سن رہے تھے اور اب بولنا شروع کیا ہے انہوں نے, کہ مشاعرے اور تہذیب و ثقافت کی ترجمان ہیں آپ, اور آپ نے بہت خوب اور معیاری باتیں کی ہیں. میں چونکہ جو بھی آپ نے باتیں کی ہیں ان تمام تر باتوں سے مطلب جس طرح سے یہ آج کاروباری اور ہم کہیں گے کہ صارفیت کا دور ہے, ہر چیز یہاں بک رہی ہے. کشور ناہید نے سارک ممالک میں اردو افسانہ, علی گڑھ میں ایک بہت خوبصورت سیمینار ہوا تھا, اس میں انہوں نے پڑھا ہے اور وہ کتابی صورت میں مجھ تک بھی پہنچا. انہوں نے لکھا ہے کہ آج دنیا میں ہر چیز بک رہی ہے, یہاں تک کہ انہوں نے کہا ہے کہ پھیپھڑا بک رہا ہے, گردہ بک رہا ہے, آنکھ بک رہی ہے, جسم کا ہر حصہ بک رہا ہے, جذبات بک رہے ہیں, بچے کی مسکراہٹ بک رہی ہے, معصومیت بک رہی ہے, ایڈورٹائزمنٹ. لیکن نے کہا کہ قلم بچا ہے یا نہیں, قلم کو بچنا ہے یا قلم نہیں. بھی بک گیا ہے. تو یہی ان کا سوال تھا کہ بھی قلم بک نہ گیا ہے. بکے. قلم تو بھی یہ بک کیونکہ گیا ہے. بس قلم چند بکنے ادیب ہیں جنہوں نے قلم کو نہیں بیچا ہے. آج کی بڑی بڑی فلمیں بن رہی ہیں, پدماوت بن گئی. پدماوت جی کا جی اصل رائٹر تو فاروق ارگلی ہے. واہ, فاروق ارگلی ارگلی صاحب ہیں اس ناول کے رائٹر. واہ, بک گیا. فاروق, جی 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 جی, بہت فاروق خوب ارگلی بہت صاحب خوب. ہیں پدماوت کے رائٹر. جی جی جی. اور بک گیا دیکھیے ناول.
संजय बंसाली ने फिल्म बना ली और लोगों ने उसको कैश करा ली, सियासत ने कैश करवा ली। बिल्कुल बिल्कुल है ना? बस यही चीजें हैं अगर कि मैं ये जो ना कलम भी तो सियासत की दुकान कहाँ से चलती? हाँ कलम न बेचें अपना, तो अपना बस कलम न यही बेचें, मैं अपना आपके कलम अपने लिए, अपने जबान के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी मस्बित सोचों के लिए और अपने हक के लिए और अपनी हक की आवाज को उठाने के लिए बचाए रखें। अपने कलम को मत बेचें। मेरे इलाके में एक शायर है बच्चा, बहुत कम उम्र का है, 34 साल का। आप उसकी शायरी मैं आपको पोस्ट करूंगी, कभी उसका एक वीडियो क्लिप आपको पोस्ट करूंगी। आप उसको सुनेंगे तो आपको इकबाल याद आएंगे, आपको मजाज याद आएंगे, आपको वो लाल सलाम वाली शायरी जो तरक्की पसंद तहरीक के जमाने में हुआ करती थी, ढोल की तरह बजती थी और कानों में पड़ती थी, वो तरंग और वो आहंग सुनाई देगा। तो वो बच्चा, मैं नाम नहीं लूंगी, एक बहुत बड़े शायर का जो फिल्मों के लिए लिखते हैं, उनके हाथ में कम से कम 10-12 साल रगड़ा खाता रहा है और वो खुलेआम कहता है कि मैंने ये नज़में उनको लिख कर दी हैं और ये फिल्मों में नगमे बने। मैं नाम नहीं ले रही उस शायर का, न उस बच्चे का मैं नाम नहीं ले रही। अब वो वापस लौट आया है अपनी सेहत गंवाने के बाद पूरा मुंबई में, आजकल यहाँ शायरी कर रहा है और हम लोग उसे बढ़ावा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटा तू लिख, तुझे खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, तुझे क्या चाहिए, तेरी मदद हम करेंगे, मगर तू लिख और तेरे पूरे कलाम की इशाअत की जिम्मेदारी हमारी है, हम उसे छाया करें। वाह, बहुत बहुत बेकार है बच्चा वो, ये बकाए उर्दू है, ये जी बकाए बस यही उर्दू है चीजें साहब। हैं। बिल्कुल किताबें खरीद कर पढ़िए, रसाइल खरीद कर पढ़िए, रसाइल छापने वालों की हिम्मत अफजाई कीजिए ताकि उर्दू बनी रहे, मोहब्बत बनी रहे, अमन बना रहे। बहुत खूब और बहुत ही मयारी और जज्बाती बातें आपने की हैं, इसके लिए सलाम पेश करता हूं, क्योंकि यहाँ आके ना बहुत लोग जो हैं वो अपने आप को थोड़ा ढका छुपा भी महसूस करते हैं कि कल यहाँ इस स्टेज से उतरने के बाद फिर मुंह लगना भी है तो लगे मेरे मुंह तो मैं झगड़ालू हूँ, मतलब लोगों ने मशहूर कर रखा है कि मैं झगड़ालू हूँ, हालांकि मैं हक बात के लिए लड़ती हूँ। हक बात की लोगों तायद ने करो मशहूर तो कर मुजरिम। रखा है और जी मैं तो मुंह फट हूँ, मुंह पर बोलूँ, आकर ठहरे मेरे सामने देखिए। बहुत अच्छी मुझे बातें हैं बिल्कुल और किसी का डर नहीं। हम चाहते हैं इसी तरह जो है अदब पनपेगा, इसी तरह अदब जो है तख्लीक होगा, क्योंकि तख्लीक जो है, क्रिएटिविटी जो है वो आप भी देख रही हैं कि हम 20 शायर या शायरात तो हैं, लेकिन क्रिएटिविटी हम में 10 के अंदर भी शायद ना हो। तो ये जो क्रिएटिविटी खत्म हो रही है, तख्लीकियत खत्म हो रही है, सब बना बनाया मिल रहा है, हम खाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं। तो इस चीज के बचाने के लिए जो है आपकी ये जो गुफ्तगू है ये जरूर काम आएगी। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए, बच्चों को सिखाएंगे नहीं तो तख्लीकियत कहाँ से आएगी? बच्चों को सिखाएं उर्दू, बच्चों को लिखना पढ़ना, तख्लीकियत हर लिहाज से पेंट है, मुसव्विरी है, गाना है, संगीत है, जो भी हमारी तहजीब का, अदब का हिस्सा है, हमारे कल्चर का मुश्तरका हिस्सा है, अपने बच्चों को सिखाइए ताकि वो बाकी रह सके। हाँ, सिखाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे बहुत सारे शायर अदीब ऐसे हैं कि जो खुद तो चले गए, फिर उनका असासा लाइब्रेरियों में डोनेट करना पड़ता है, कोई वारिस नहीं होता है घर में पढ़ने वाला। वो सोचते हैं कि ये कहीं मतलब हमारे घर में पड़े पड़े धीमक ना लग जाए, इससे बेहतर है कि किसी लाइब्रेरी को जो है वो नजर कर दी जाए। तो ये भी जरूरी है कि अपने यानी इस विरसे को संभालें, अपनी इस तहजीब को बचाएं, अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएं, अपने साथ वालों को, अपने पड़ोसियों को उर्दू पढ़ाएं। मैं इन्हीं बातों के साथ साथ चाहूंगा कि इससे पहले कि हम इजाजत लें, आपकी कोई एक गजल अगर जाते जाते हो जाए, अगर प्रतिमा जी मेरी ये गुजारिश है। जी बिल्कुल, हम नाजरीन की ओर से, सामीन की ओर से, इरफान साहब की ओर से, सबकी ओर से ये गुजारिश कर रहे हैं मेहर अफरोज साहिबा से कि वो एक गजल सुनाए, बहुत ही बेहतरीन आँख खोलने वाली। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, जी सुना दो। आँख खोलने वाली बातचीत रही आज शाम की और बहुत ही बेबाक तरीके से बात को पेश किया मेहर अफरोज साहिबा ने। और कलम का बिकना सबसे तकलीफ दे जो एक बात थी, लेकिन सच थी, सच है तो सुनना पड़ेगा।
तो कलम ना हमीदुल्लाह बेचें, साहब अदब ने को बातों बचा के बातों में रखें। एक बात ये भी लिख दी कुछ है कि कुछ औरतों को मैं इसीलिए सुकरात ने दूर रखा था। चुनिंदा अशार सुना रही हूँ। जी ये जी जी चुनिंदा जी अशार बिल्कुल। सुने फिर गजल सुनाऊंगी। जी जी न हम सफर था मेरा और न हम नवा था कभी, न हम सफर था मेरा और न हम नवा था कभी, वो एक ख्याल की सूरत फखत रहा था कभी, मोहब्बतों का जुनू मेरा ही यकीन रहा, मोहब्बतों का जुनू मेरा ही यकीन रहा, उसे तो ये भी फकत खेल ही रहा था कभी, उसे तो ये भी फकत खेल ही रहा था कभी, अपने हाथों का लम्स दे मुझको, थक गई चाक पर पड़ी हुई मैं, हाँ 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 हाँ। फरिश्तों ढांप देना अब बदन को, फरिश्तों ढांक देना तुम बदन को, ये जो आजकल औरतों के साथ हो रहा है उनके लिए शेर जी है। जी फरिश्तों ढांप देना तुम बदन को, रिदा इंसान के हाथों छिन गई है, रिदा रिदा इंसान के इंसान हाथों के छिन गई हाथों है। छिन गई है। बहुत क्या बात। ये शेर देखिए, एक कश्मीरी भाई ने इस शेर को डिजाइन करके कब्रिस्तान पर लगाया हुआ है। एक माँ वाह। की तस्वीर है और कब्रिस्तान की गेट पर लगा है कश्मीर में। मुझे यकीन है वो लौट आएगा एक दिन, मुझे यकीन है वो लौट आएगा एक दिन, है इंतजार में दहलीज पर रखी आंखें, है इंतजार में दहलीज पर रखी आंखें। ये माँ क्या का खूबसूरत शेर शेर है, कहा है ये। माँ कह पूरे रही है और ये जी जी लगा ये हुआ है कश्मीर की कब्रिस्तान की पूरी गेट। तारीख आपने ये मेरे एक इसमें नकल कर दी है। बिल्कुल वो जो बहुत बड़ा परस्तार है मेरा, उसने कहा आपा ये शेर मुझे दे दो। मैंने कहा भैया ले ले ये शेर, तो उसने वो लिख कर वहां लगाया और मुझे तस्वीर भेज दी थी। आपा मैंने देखो वाह मैं कहाँ लगा रखा है, और मैं रो पड़ी थी बिल्कुल। वाह वाह, ये बिना कहे हुए हम और एक कह देखिए, सकते हैं कि ये कश्मीर का दर्द है इसमें। वाह। जी मुझे यकीन है वो लौट आएगा एक दिन, है इंतजार में दहलीज पर रखी आंखें। जिंदगी के मेले में किस किस की सुने हम, जिंदगी के मेले में किस किस की सुने हम, लोरियों से मातम तक सब धुने हैं जहरीली, लोरियों से मातम तक सब धुने हैं सब जहरीली। धुने हैं जहरीली। चलें मैं एक गजल सुना रही हूँ। दिन की पेशानी पे हर रात का नोहा लिखा, दिन की पेशानी पे हर रात का नोहा लिखा, दिन के किस्से को मगर हर रात तमाशा लिखा, दिन के किस्से को मगर हर रात तमाशा लिखा, तेरी तस्वीर का हर नक्श है दिल पर मेरे सब्त, तेरी तस्वीर का हर नक्श है दिल पर मेरे सब्त, कैनवस पर तुझे हर शाम मिटाया लिखा, कैनवस पर तुझे हर शाम मिटाया लिखा, हूँ अता मुझको भी नायाब नजारे ऐसे, हूँ अता मुझको भी नायाब नजारे ऐसे, कि मेरी आंख ने जो ख्वाब दिखाया लिखा, कि मेरी आंख ने जो ख्वाब दिखाया लिखा, थी मेरी जिस्त की सारी जो रियाजत जाना, थी मेरी जिस्त की सारी जो रियाजत जाना, पानियों ने उसे साहिल पे मिटाया लिखा, पानियों ने उसे साहिल पे मिटाया लिखा, सोच की, इस शेर पर तवज्जो चाहूंगी, सोच की गोद में उतरा तेरी जब याद का चांद, सोच की गोद में उतरा तेरी जब याद का चांद, हमने फिर सारे फलक को था सजाया लिखा, हमने फिर सारे फलक को था सजाया लिखा, महर अफरोज किसी दश्त को ख्वाबों में लिए, महर अफरोज किसी दश्त को ख्वाबों में लिए, हमने हर दिन तेरे शेरों को सजाया लिखा, हमने हर दिन तेरे शेरों को सजाया लिखा। जरा बहुत खूब। इस बीच में ताहिरा परवीन है हमारी प्रोफेसर हैं ये भी, और वसी बख्तियार साहब भी हमारे प्रोफेसर हैं, हमीदुल्लाह खान साहब भी प्रोफेसर हैं। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जो मैं आप तक पहुंचा के इजाज़त चाहूँगा कि
औरतों को इसीलिए सुकरात ने दूर रखा था, हमीदुल्लाह साहब कहते हैं, और ताहिरा परवीन कह रही हैं कि मिल्टन ने भी ये कहा था कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। तो बहरहाल ये बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं। मैं फिर से प्रतिमा सिन्हा साहिबा की तरफ आता हूँ कि अब आप इस प्रोग्राम को देखें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब। हमारी आज की मेहमान मोहतरमा मेहर अफरोज साहिबा से बहुत ही इनकलाबी बातें हुई। मैं कहूँगी कि कुछ ऐसी बातें जो आपने भी कहा कि शायद कोई और कहने में कई बार सोचेगा, क्योंकि सच कहने के पहले बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। जी बहुत चाहता है सच बोले, क्या करे हौसला नहीं होता। तो पहले हौसला आना चाहिए, फिर सच बोलता है इंसान। और कुछ बहुत ही जो सेंसिटिव मुद्दे होते हैं उस पर बोलने से इंसान बचता है। लेकिन आज की शाम बहुत ही खूबसूरती से, बड़ी ही नफासत और बड़ी ही जिसे कहते हैं कि शाइस्तगी के साथ उन सारी बातों को रखा है मेहर अफरोज साहिबा ने। खास तौर पे फेमिनिज्म के हवाले से अगर मैं कहूँ, जिसको बड़ा जलता हुआ बर्निंग टॉपिक कहा जाता है, और खास तौर पे अगर दो खवातीन हो और एक मर्द हो तो फिर फेमिनिज्म मतलब पता नहीं लगता है क्या बातें होंगी। मगर आपने बहुत खूबसूरती से आज हम तीन के बीच में ये बात रखी, और मैं आपसे इस बात के लिए पूरी तरह से आपसे मैं एग्री करती हूँ कि हम दिखते मर्दों तो की तीन मुखालिफत, हैं, हम दिखते तो तीन हैं, सुनने वाले बहुत सारे हैं, और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सारे के हैं। और लेकिन और बातचीत की डोर हम तीन के हाथ में होती है, तो हमारा ये हमारी हाँ, जिम्मेदारी होती है कि बात को हम सही दिशा में ले जाएं, सही बेशक बेशक। मंजिल की ओर ले जाएं। और मर्दों की मुखालिफत ही फेमिनिज्म नहीं है। फेमिनिज्म बहुत में औरत की नहीं, अजमत की बात हो, उसकी इस्मत की बात हो, उसकी फरोग की बात हो, ये जरूरी है और ये औरतों को करना पड़ेगा। और दूसरी बात जो बड़ी ही आपने कमाल की कही और डरा देने वाली कही और बहुत लोगों को हिला देने वाली कही कि कलम बिक चुकी है, माने ना माने, तो जिनके हाथ में बची हुई है वो बचा कर रखें, क्योंकि एक बचा कलम कर सिर्फ जो आपकी जो कलम है वो सिर्फ आपकी अमानत नहीं है, पूरी कौम, पूरे एक कौन वक्त की की अमानत, अमानत होती है। मुल्क की और उसको अमानत। बचाकर रख मुल्क की अमानत है, बचाकर रखना बहुत जरूरी है। और तहरीक बकाए उर्दू के लिए ये बहुत ही एजाज की बात है कि ऐसे ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स पर आप जैसे मेहमान हमारे बीच आते हैं और इतनी ईमानदारी और नेक नियति से अपनी हम बात पूरी कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेहर अफरोज साहिबा आपका, और इरफान आरिफ साहब जो इस प्रोग्राम मुझे के बुलाने का कन्वीनर बहुत भी हैं, शुक्रिया कि आपने मेरा और इंतखाब किया। मैं पड़ी हुई हूँ जी एक कोने में धारवाड़ में, पूछता नहीं है कोई। इसके लिए सलमा सनम आपने मुझे साहिबा याद का भी किया, मुझे शुक्रिया। बुलाया, इसके लिए बहुत जी जी शुक्रगुजार। बिल्कुल, सलमा सनम साहिबा का वाकई बहुत शुक्रिया। और उन जी तमाम लोगों का शुक्रिया जो इस स्टेज पर हमारे इस प्लेटफॉर्म पे मेहमान कौन आए ये इसके लिए हमें बराबर से मशवरे देते हैं और नाम देते हैं। उन सबका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि तहरीक किसी एक की नहीं है, तहरीक हम सबकी है। मैं इरफान साहब की तरफ से ये शेर बोलना चाहूंगी इस फेसबुक पेज को लेकर कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए लोग और आते कारवां गए, बनता गया। कारवां बनता गया। तो हम भी उस कारवां में आपके साथ हैं, आपके पीछे हैं। तो ये कारवां इंशाल्लाह चलता रहे, बढ़ता रहे। नाजरीन आमीन, आपका बहुत शुक्रिया। आमीन सुम आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। मैं नाजरीन का शुक्रिया अदा करूंगी, और कल शाम 5 बजे एक बार फिर उन सबको मैं दावत दूंगी कि आप आएं और हमारे मेहमान से मिले, हमारी बातें सुने, हमारी बातों में अपनी बातें शामिल रखें। कल शाम 5 बजे आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, और तहरीक के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हमारा पैगाम अल्लाह, मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज। बेशक बहुत हमारा पैगाम खूब। मोहब्बत है जहाँ तक पहुँच। जी शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।